तो जय हिंद बच्चों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं आपके पास स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ चीज़ें, 80 मार्क्स का आपके पास क्वेश्चन पेपर होने वाला है। 2.5 आवर, यस 2.5 घंटे आपको मिलने वाले क्वेश्चन को कंप्लीट रिटन के लिए। उसके बाद आपके पास कुछ चीज़ें हैं जो आपको पहले से ही पता होना चाहिए ताकि वहाँ पे आपको पढ़ने में कोई टाइम ना जाए, ठीक है ना। तो आपको एक अलग से शीट दी जाएगी जिसमें आपको आंसर को लिखना है, ये नहीं कि क्वेश्चन पेपर में लिखना शुरू कर दिया। यू विल नॉट बी अलाउड टू राइट ड्यूरिंग फर्स्ट 15 मिनट्स। तो 15 मिनट आपको रीडिंग के लिए दी जाएगी। बाकी जो 2.5 घंटे दिए ना, ये वाले 2.5 घंटे, ये आपको रिटर्न के लिए है। उसमें जो अगर आप 15 मिनट पढ़ेंगे उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। या तो आपको 15 मिनट पेपर पहले दे दिया जाएगा, या तो 15 मिनट तक आप पढ़ें, उसके बाद आपके पास 2.5 घंटे हैं पूरा का पूरा टाइम लिखने के लिए, ठीक है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई, द टाइम गिवन एट द हेड ऑफ दिस पेपर। ये जो टाइम लिखा गया है, इज द टाइम अलाउड फॉर राइटिंग द आंसर्स। मतलब लिखने के लिए आपको प्रॉपर 2.5 घंटे दिए जाएंगे, 15 मिनट रीडिंग के छोड़कर। ये एक आपके लिए अच्छा एक बेनिफिशियल है। चलिए आगे हमसे यहाँ पे कहा जाता है कुछ चीज़ें जो हमें पहले से ही पता होना चाहिए। आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं सेक्शन ए से, ठीक है ना। सेक्शन ए क्या है, आपके पास एमसीक्यूज वाले पोर्शन है, जिसमें आपके पास टोटल 15 एमसीक्यूज रहेंगे 15 मार्क्स के। समझ में आ गई इतनी बात? 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। उसके बाद एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन बी। और सेक्शन बी में मेरे हिसाब से टोटल 7 क्वेश्चन देते हैं आपको, ठीक है। यस, टोटल 7 क्वेश्चन रहते हैं। 7 क्वेश्चन में से कितने अटेम्प्ट करने रहते हैं आपके पास? 4 क्वेश्चन। समझ में आ गई इतनी बात? 7 क्वेश्चन में से कितने अटेम्प्ट करने रहते हैं आपके पास? 4 क्वेश्चन। समझ में आ गई इतनी बात? डन है, ठीक है। चलिए आगे हमसे यहाँ पे कहा जाता है, अभी पता चल जाएगा मार्किंग का। ऑल वर्किंग इंक्लूडिंग रफ वर्क मस्ट बी क्लियरली शोन एंड मस्ट बी डन ऑन द सेम शीट। जो आपको शीट अलग से दी जाएगी उसी में सारे काम करने हैं, रफ वाले भी और फेयर वाले भी। अब बोलोगे सर ये तो मैसअप हो जाएगा, तो आपको बीच में क्या करना है, एक लाइन खींच देनी, राइट हैंड साइड ऊपर लिख देना रफ, वहाँ पे रफ का काम होगा, क्लियरली लिखना है ना, गंदा से नहीं करना। रिप्रेजेंटेशन मैटर करता है तो अच्छे से लिखना है, क्लियर लिखना है, ठीक है। और बस इधर लेफ्ट हैंड साइड पे आपको बढ़िया लिख देना है जो आप आंसर्स लिखेंगे। उसके बाद हमसे यहाँ पे कहा जाता है और कुछ काम है, ओमिशन ऑफ एसेंशियल वर्किंग विल नॉट इन लॉस ऑफ मार्क। अगर आपको नीड है भैया और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा शीट्स की, तो आपको लॉस ऑफ मार्क्स के लिए जरूरत नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आपको उसकी टेंशन मत लीजिएगा। द इंटेंडेड मार्क्स ऑफ क्वेश्चंस और पार्ट्स ऑफ क्वेश्चंस आर गिवन इन ब्रैकेट। तो सारे क्वेश्चंस की मार्किंग हमारे पास किया हुआ है। और मैथमेटिकल टेबल्स आर प्रोवाइडेड, जैसे लॉग की हो गए आपके पास, 10 कॉट वाले हो गए आपके पास, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हो गए, ये सारे टेबल आपको गिवन मिलेंगे। टेंशन मत लीजिए, आपको एक बुक दी जाएगी, बुकलेट दी जाएगी, उसमें आपको सारी चीज़ें गिवन रहेंगे। तो चलिए अब हम सीधा करना शुरू कर देते हैं। देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा? सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि यहाँ से हमारे पास शुरू होते हैं। इसमें 15 पार्ट होंगे, 15 के 15 आपके पास एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। तो चलिए फटाफट करना शुरू कर देते हैं। आप लोगों को मैंने ऑलरेडी सारे चैप्टर्स करवा दिए हैं, तो यार कोई ऐसा मत बोलना कि सर नहीं आता नहीं आता, ठीक है ना। तुरंत उड़ा देना है क्वेश्चंस को, क्वेश्चंस में टाइम नहीं लगाना। अब ये बहुत ही आसान से क्वेश्चंस हो गए। कुछ एमसीक्यूज की भी हमने आपको प्रैक्टिस करवा दी है ऑलरेडी। हमसे कहा जाता है एक मैट्रिक्स ए है, दूसरा मैट्रिक्स बी है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस इज पॉसिबल। तो इनमें से कौन सा ऑपरेशन पॉसिबल है वो हमें बताना है। तो ऑपरेशन का मतलब क्या है? ए माइनस बी। देखो किसी भी मैट्रिक्स को आप प्लस या माइनस तभी कर सकते हैं जब उनके ऑर्डर सेम होंगे, जब उनके ऑर्डर सेम होंगे। इसका ऑर्डर देख रहे हैं कितना है, रो 1 है, कॉलम 2 है, इसके रो 2 है, कॉलम 2 है, ऑर्डर सेम नहीं है, मतलब प्लस और माइनस बिल्कुल नहीं हो सकते। तो ये दोनों तो कभी भी नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। समझ में आ गई इतनी बात? डन है, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन रूल पे। अगर 2 मैट्रिक्स होते हैं, इसका ऑर्डर m क्रॉस p है, दूसरा मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको कंसेप्ट भी क्लियर करवाते हुए जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो अच्छे से समझ लीजिए, p क्रॉस q है। 2 मैट्रिक्स को अगर आप चाहते हैं कि मल्टीप्लाई करें, है ना, मल्टीप्लाई करें, तो पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के इक्वल होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। खत्म बात, ठीक है ना। और जो दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर रिजल्ट आएगा तो वो क्या होगा? पहले का रो और दूसरे का कॉलम, पहले का रो और दूसरे का कॉलम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैट्रिक्स के चैप्टर में ये सबसे ज़्यादा यूजफुल है। और इसके बेस्ड पर क्वेश्चन आपके पास आते ही आते हैं, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो अब बात आती है कि ए बी होगा या नहीं होगा। तो पहले का 1 क्रॉस 2 है, दूसरे का 2 क्रॉस 2 है, पहले का कॉलम दूसरे का रो इक्वल है, तो ए बी पॉसिबल है। खत्म बात। अब बात आती है क्या सर बी ए पॉसिबल नहीं था? लेट्स चेक।
पहले बी लिखेंगे जो कि 2 क्रॉस 2 का था, ए कितना था 1 क्रॉस 2 का था, पहले का 1 क्रॉस 2 था, पहले का कॉलम दूसरे का रो इक्वल नहीं है, तो बी ए पॉसिबल नहीं है, नो डाउट। एक ही आपके पास यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होता है, मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट नहीं होते हैं। समझ में आ गई इतनी बात? तो ये चीज़ तो हमें पहले से पता चल गई, अब तो हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। समझ में आ गई बात इतनी? डन है। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे आ जाता है सेकंड पार्ट। हमसे कहा जाता है अगर ये वाली किसी भी x की वैल्यू के लिए इक्वल है तो आप बताइए कि हमारे पास k की वैल्यू क्या निकल कर आएगी। तो सिंपल सॉल्व करना है अपने को, तो यहाँ पे x² ऐसे छोड़ेंगे प्लस का kx प्लस का 6, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। x से दोनों को करेंगे तो आ जाएगा x² माइनस का 3x, -2 से करेंगे -2x का प्लस का 6, x² से x² को उड़ा दीजिए, +6 से +6 को उड़ा दीजिए, इधर बच गया kx और इधर बच गया माइनस का 5x, यहाँ से x से x उड़ गया, k की वैल्यू आ गई माइनस का 5। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम? लो भाई, आंसर नंबर ए, गॉट इट। चलिए तीसरे के पास आ जाते हैं। ए रिटेलर परचेज्ड एन आइटम फॉर 1500, ए रिटेलर परचेज एन आइटम फॉर 1500, किसी ने 1500 रुपये का लिया एंड फ्रॉम ए होलसेलर, होलसेलर से लिया एंड सेल इट टू ए कस्टमर एट ए 10% प्रॉफिट। तो इसका 10% क्या होगा? इसका 10% क्या होगा? 150। तो इसका मतलब ये है कि उसने 150 रुपये के प्रॉफिट में बेचा, तो कितने का बेच दिया? 1650 रुपये का। इसमें ऐड कर दीजिए 1650 रुपीज़ का उसने सेल कर दिया। अब हमसे कहा जाता है द सेल्स आर इन इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द सेम स्टेट, विद इन द सेम स्टेट। अगर मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा की तो हरियाणा में ही बेचा गया, खरीदा और बेचा गया। मैंने दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में खरीदा और बेचा गया, ठीक है। मध्य प्रदेश की बात करूँ, मध्य प्रदेश में खरीदा और बेचा गया, गॉट इट, ठीक है। तो 1650 की आपके पास इंट्रा स्टेट है। जीएसटी आपके पास 10% द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द कस्टमर। तो कस्टमर को एक तो 1650 रुपये का बेचा गया है, दूसरी बात 10% जीएसटी देनी पड़ेगी। तो बताओ अब हमें कितना जीएसटी पे करना है? टोटल अमाउंट नहीं पूछा आपसे, सिर्फ जीएसटी पूछा है। तो इसका 10% निकाल दो, इसका 10% निकालोगे 10 अपॉन में 100, 0 0 0 0 कितना बच गया? 165। तो 165 रुपये उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा, खत्म बात। समझ में आगे की बात? डन है। चलिए आगे। चलिए फोर्थ पार्ट में हमसे कहा जाता है द रूट ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। जब रियल एंड डिस्टिंक्ट होता है तो डी की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। और डी का फॉर्मूला क्या होता है? b² माइनस 4ac, दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। तो b की जगह क्या है? माइनस का 6, तो -6 का स्क्वायर, -4 मल्टीप्लाई a की जगह कॉफिशिएंट में कुछ नहीं है तो 1 मल्टीप्लाई में c की जगह k इज ग्रेटर देन 0। इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 36 आएगा, माइनस का 4k आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। अब क्या करना है आपको? x की वैल्यू निकालनी है, सॉरी k की वैल्यू निकालनी है। दोनों साइड 36 माइनस कर दीजिए, -4 के इनक्वालिटी सॉल्व करना आता है ना, सिखा दिया है, तो माइनस का 36 हो जाएगा। दोनों साइड 36 मैंने माइनस कर दिया, इधर वाला गायब हो जाएगा और इधर माइनस का आ जाएगा। k की वैल्यू -4 से डिवाइड कर दीजिए, -4 से जब भी हम डिवाइड करेंगे तो ये जो इनक्वालिटी का साइन होगा दैट विल बी रिवर्स्ड, चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। टिडिंग 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 टिडिंग, k इज लेस देन 9, 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 गॉट इट? समझ में आ गई की बात? डन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंड आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इनमें से कौन सा है? एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो डिफरेंस देख लीजिए, इनका डिफरेंस कितना आया? 3, इनका डिफरेंस कितना आया? 5, तो ये है ही नहीं, इसको गायब करो, इसको माइनस करो। यहाँ 1 है, 2√3 में 1√3 जाएगा तो 1√3 बचेगा, यहाँ पे भी 1√3, यहाँ पे भी 1√3, ये है। यहाँ से 6 में 8 जाएगा, माइनस का 2, इसमें जाएगा माइनस का 2, इसमें जाएगा माइनस का 2, तो दूसरा और तीसरा दोनों है, दूसरा एंड तीसरा दोनों है, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द टेबल शोज द वैल्यूज ऑफ x एंड y वेयर x इज प्रोपोर्शनल टू y, मतलब x अपॉन में y है, आपको इक्वल है, प्रोपोर्शनल है, तो हमको बताना है कि क्या होगा m और n की वैल्यू। तो वैल्यूज दिए ना, तो दिस अपॉन में दिस अपॉन में दिस इज इक्वल टू होंगे, तो 6 अपॉन में m इज इक्वल टू 12 अपॉन में m इज इक्वल टू n अपॉन में 6, तो तीनों आपस में इक्वल है, ये कहना चाहता है प्रोपोर्शनल के क्वेश्चन को बोलकर, ठीक है। तो देखिए यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं, ये हमारे पास कॉन्स्टेंट नंबर, इसको काट दीजिए पहले, तो 6 से 2/3 आ जाएगा, तो 6 अपॉन में m इज इक्वल टू 2 अपॉन में 3, छोटा हो गया और कुछ नहीं, ठीक है ना, बाकी वैसे भी आप कर सकते थे। तो कॉन्स्टेंट नंबर ये है, तो यही इसके इक्वल भी होगा और यही इसके इक्वल भी होगा, ताकि आपको m और n की वैल्यू मिल जाए। यहाँ रख दीजिए इक्वल टू में, तो ये आ जाएगा, इसको क्रॉस कर दीजिए, इसे इसको करेंगे तो 2m और इसको करेंगे 6 या 18, तो यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे, 2 से काट देंगे, आ जाएगा 9। अब की बार इसको इक्वल रख दीजिए, इसे इसको करेंगे तो 3n और इसको करेंगे 6 दूना 12, n की वैल्यू निकालेंगे 12/3 का आ जाएगा 4, m की वैल्यू 9 और n की वैल्यू 4, 9 4 का है 9 4, ये रहा आपके पास, टिडिंग, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
हमसे कहा जाता है दो ट्रायंगल है ए बी सी पी क्यू आर, ए बी सी ये रहा, पी क्यू आर आपके पास ये रहा, दोनों ही नहीं सिमिलर हैं, और सिमिलर होते हैं तो साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं, ध्यान रखिएगा, और मीडियन भी प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। तो ये ना मीडियन की क्या राइट मीडियन है बेसिकली ये वाला, ठीक है ना, मीडियन के साथ साथ ये क्या आपके पास ऑल्टीट्यूड का भी काम कर रहा है आपके पास, ठीक है ना, परपेंडिकुलर भी है। तो हमसे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ए डी अपॉन पी एस, तो ये रहा ए डी और ये रहा आपके पास पी एस, ये रहा ए डी और ये क्या रहा आपके पास पी एस, ठीक है ना। इनका रेशियो दे रखा है 3/8। तो हमसे क्या कहा जाता है, ए बी और पी क्यू, ए बी और पी क्यू का रेशियो निकालिए। तो आपको ये चीज़ पहले से पता है, ये वाला ट्रायंगल ये ट्रायंगल आपके पास नो डाउट क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अगर पूरा ट्रायंगल सिमिलर है तो ये और ये भी आपके पास सिमिलर ही होने वाले हैं, आप बेशक चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि ये एंगल दोनों का इक्वल होगा। ये 90 दे ही रखा है, लो भाई हमारा काम बन गया डबल ए से, तो ये ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर। पहले कंसेप्ट समझ के आइए अगर किसी को नहीं पता है तो प्लीज़, ठीक है। चलो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो हमें पता है इस वाले पूरे ट्रायंगल में, इस वाले पूरे ट्रायंगल में साइड्स का रेशियो इक्वल रख दीजिए, क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन में पी क्यू आएगा, दूसरा क्या आएगा, ए डी अपॉन में पी एस आएगा, तीसरा हमें लिखने की जरूरत नहीं है, बताइए क्यों, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू दे रखी है कितना है, 3/8, और ये इसी के हमें निकालना है, ए बी अपॉन में पी क्यू, अपॉन का मतलब क्या, रेशियो, ए बी रेशियो पी क्यू, दैट विल बी 3/8, जो उसका था यही इसका भी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये राइट एंगल ट्रायंगल शेप्ड पीस ऑफ हार्ड बोर्ड इज रोटेटेड कंप्लीटली अबाउट इट्स हाइपोटेनियस, कोई सा भी ये 90 डिग्री यहाँ पे बना रहे हैं तो घबराना मत कोई सा, ठीक है ना। ये राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से, या फिर ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल इसको इसी के अबाउट घुमा दिया, हाइपोटेनियस के अबाउट, तो आपके पास ना हमेशा डबल कोन फॉर्म हो जाता है, क्या फॉर्म हो जाता है, डबल कोन। तो ये रहा आपके पास डबल कोन आपका आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, डबल कौन तो ओनली बी आ जाएगा ये वाला, ठीक है ना, ओनली बी वाला। इवेंट ए सन विल राइज फ्रॉम द ईस्ट टुमारो, ओके। इवेंट बी इट विल रेन ऑन मंडे, ओके। इवेंट सी फरवरी मंथ हैज 29 डेज इन अ लीप ईयर। इनमें कौन कौन सा सही है वो देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है वो देख लीजिए। तो प्रोबेबिलिटी 1 किसकी है वो देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी 1 इसकी होगी क्योंकि कल भी ईस्ट से ही सनराइज होने वाला है, वैसे तो होगा नहीं। मंडे को बारिश होगी या नहीं आपको कंफर्मेशन नहीं है ना, प्रोबेबिलिटी 1 उसी को, तो इसकी 100% श्योरिटी होती है। तो इसकी श्योरिटी है फरवरी जो लीप ईयर होते हैं उसमें तो 100% 29 डेज होते हैं, तो पहला और तीसरा इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी, 100% श्योरिटी वाली, ठीक है। 3 वर्टिसेस ऑफ ए स्केलेन ट्रायंगल आर ऑलवेज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। देखिए ये वाली चीज़ें हमने आपको पहले क्लियर करवाए हुए हैं, तो प्लीज़ एक बार अच्छे से जाकर कर लीजिए, मज़ा सा आ जाएगा। ये मैं आपको समझा देता हूँ कहाँ पे क्लियर करवाया हुआ है मैंने, जहाँ तक याद है मुझे, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, वहाँ पे मैंने आपको इनको करवाया हुआ है। तो हमें बताना है कि कौन से 3 वर्टिसेस ऑफ ए स्केलेन ट्रायंगल आर ऑलवेज इक्वी डिस्टेंस। तो अगर कोई सा भी स्केलेन ट्रायंगल है तो इस वाले वर्टिसेस से, इस वाले वर्टिसेस से, इस वाले वर्टिसेस से कौन इक्वी डिस्टेंस होंगे, तो वो होता है आपके पास सर्कमसेंटर। याद रखिएगा क्या है आपके पास, सर्कमसेंटर। बाकी कंसेप्ट इन चारों का अलग से पढ़ लीजिए, यहाँ करवाऊंगा थोड़ी सी लंबी वीडियो बन जाएगी, वैसे बहुत सारे क्वेश्चन करवाने के लिए। इन अ सर्कल विथ रेडियस आर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल टेंजेंट्स इज इक्वल टू। तो एक सर्कल है, इसके 2 पैरेलल टेंजेंट लो, एक टेंजेंट दूसरा टेंजेंट, दोनों पैरेलल, इनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ये इसका डिस्टेंस कितना होगा, इसका रेडियस r है, इसका रेडियस r है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2r। लो भाई, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा क्या होगा आपके पास, 2r हो जाएगा। एन ऑब्जर्वर एट पॉइंट ए, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, ठीक है, इज एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द लैम्प पोस्ट ए बी एक लैम्प पोस्ट है, यहाँ से कुछ ना कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे, ठीक है। finds the angle of elevation of the top of a lamp post from position C, D and E, alpha, beta and gamma। तो 3 एंगल पाता है C, D और E पे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमसे क्या पूछा, विच द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड, कौन सा सेटिस्फाइड है वो पूछा है। tan अल्फा विल बी ग्रेटर देन tan बीटा। तो सबसे पहले ये बताओ कि tan अल्फा की वैल्यू क्या होती है। यहाँ के हिसाब से देखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर की जगह ए बी आएगा, बेस की जगह क्या आएगा, बी सी आएगा। दूसरा tan बीटा लिखो भाई, तो tan बीटा अगर लिखता हूँ मैं यहाँ पे, तो tan बीटा की जगह परपेंडिकुलर की जगह ए बी आएगा, बेस की जगह यहाँ से यहाँ तक आएगा, क्योंकि बीटा वाला ट्रायंगल ये वाला कंसिडरेशन में लिया जाएगा, तो ये आएगा बी डी आएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब देखो इन दोनों में से बड़ा कौन है वो पता करने के लिए आपको पता होना चाहिए जिसका डिनोमिनेटर छोटा, ऊपर वाला तो सेम है दोनों को, तो ऊपर वाले को गोली मारो, नीचे वाले देख लो बी सी और बी डी, BC और BD में देख लो कौन सा बड़ा है, BD बड़ा है। जो बड़ा है डिनोमिनेटर जिसका बड़ा है उसकी वैल्यू छोटी है, ध्यान रखेगा हमेशा। डिनोमिनेटर जिसकी वैल्यू बड़ी होती है ओवरऑल वैल्यू को कम कर देती है, छोटा कर देती है, लेकिन जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है उस टोटल की वैल्यू ओवरऑल क्या हो जाती है आपके पास, बड़ी हो जाती है।
तो इसके डिनोमिनेटर ऑफ AC की वैल्यू क्या छोटी है, तो tan अल्फा इज ग्रेटर देन tan बीटा, पहला कंडीशन सेटिस्फाई। और कुछ चेक करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी सारे गलत दिए होंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन नहीं आते हैं आपके पास। नेक्स्ट, शेयर्स ऑफ अ कंपनी ए पेइंग 12% ₹100 शेयर्स एट 80 रुपीज़। तो एक कंपनी है 12% डिविडेंड दे रही है आपके पास, 100 रुपीज़ का शेयर और 80 में खरीदा है, कहीं ना कहीं, ठीक है ना, तो लॉस में ही हो एक तरीके से, डिस्काउंट नहीं मिला है, शेयर डिस्काउंट ही कह सकते हो एक तरीके से। 100 रुपये का शेयर है, 80 में खरीदा है। और शेयर्स ऑफ अ कंपनी पेइंग दिस 100 रुपये का शेयर 100 में ही खरीदा है एट द प्रीमियम। शेयर ऑफ अ कंपनी सी 100 रुपये का शेयर है, 120 में खरीदा है ना, तो ये हो गया आपके पास प्रीमियम वाला। तो हमसे क्या पूछा है यहाँ पे, विद द कंपनी हैज एट है प्रीमियम, कौन से प्रीमियम में है, तो कंपनी नंबर सी कंपनी नंबर क्या है, प्रीमियम में। तो 100 रुपये का शेयर 120 में बेचा है समझ रहे हैं, ये कहानी आपके पास। चलो भाई, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। देखिए कोई सी भी लाइन होती है, अगर x इक्वल टू वाई है तो हम उसको कहते हैं पास हो रहा है कहाँ से, ओरिजिन से। द कंडीशन इज, इसके साथ कुछ भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, इसके साथ भी कुछ भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका फर्क क्या पड़ता है पता है, एक तो सीधा जाएगा जब x इक्वल टू वाई होगा, जब अगर x इक्वल टू वाई में कोई कांस्टेंट नंबर होगा ना, थोड़ा मोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, बाकी पास होगा ओरिजिन से। तो कौन से नंबर ऐसे देख लीजिए, यहाँ से निकालेंगे तो x इक्वल टू वाई वाली कंडीशन नहीं बनेगी, यहाँ से बन जाएगी 2x इक्वल टू उधर जाएगा तो 3y, प्लस माइनस में कुछ नहीं होना चाहिए, इनटू में कुछ भी नंबर हो सकते हैं इनके साथ। सो दिस आंसर विल बी करेक्ट। यहाँ x और y है ही नहीं तो छोड़ दीजिए इनको, ठीक है। तो ओरिजिन से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू वाई, बोलिए क्या होती है, x इक्वल टू वाई। फॉर द गिवन 25 वेरिएबल्स x1 से लेकर x25 तक, अगर आपके पास 25 नंबर है मान लीजिए, हमसे अब आगे क्या कहा जाता है वो देखिए, टू फाइंड मीडियन ऑफ द डाटा गिवन डाटा वेरिएट नीड्स टू बी अरेंज असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपको पता होना चाहिए कि मीडियन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना ही पड़ता है। और एग्जैक्टली जो बीच में होता है मिडिल मोस्ट टर्म, दैट विल बी द मीडियन। द मीडियन इज द सेंट्रल मोस्ट टर्म, बता दिया ना यहाँ पे, जो मिडिल मोस्ट टर्म या सेंट्रल मोस्ट टर्म एक ही बात है, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, मीडियन होता है। दोनों ही चीजें हमारे पास सही है। सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, मतलब असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू। गॉट इट। चलिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे तो ये एक ऐसी वीडियो जहां पे हम कंप्लीट क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, मज़ा सा आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे करके हम बहुत सारे सैम्पल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें कही गई है। शॉन बिलो इज अ हॉरिजॉन्टल वाटर टैंक कंपोज्ड ऑफ अ सिलेंडर एंड 2 हेमिस्फीयर। द टैंक दिख रहा है आपके पास, 2 हेमिस्फीयर हैं इधर इधर। द टैंक इज अप टू अ हाइट ऑफ 7 मीटर। फाइंड द सरफेस एरिया टैंक इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर। तो वाटर के कांटेक्ट में है, वाटर के कांटेक्ट में सिर्फ उसका सरफेस एरिया, तो हाफ फील्ड है ये क्या आपके पास हाफ फील्ड है। तो आप क्या करें, पूरे का निकाल कर 2 से डिवाइड कर दें, आपका काम बन जाएगा। पूरे का निकाल कर आप 2 से डिवाइड कर दें, आपका काम बन जाएगा। देखिए पूरे का कैसे निकलेगा, एक तो बीच का सिलेंडर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या आपके पास सिलेंडर है, ये क्या आपके पास सिलेंडर है, ठीक है ना। और इधर क्या है, एक हेमिस्फीयर यहाँ पे, एक हेमिस्फीयर यहाँ पे, तो देख लेते हैं अच्छे से, ठीक है ना। आधे भरा हुआ है, ये पूरा 14 था तो 7 तक भरा है, मतलब आधा ही है। तो टोटल सरफेस एरिया निकाल दूंगा मैं। तो एक तो सिलेंडर है आपके पास, सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है 2πr/h। यहाँ पे कोई टोटल के बारे में मत सोचना, क्योंकि दोनों एंड से क्लोज होता है तब जाकर टोटल लगता है। टोटल का मतलब पूरे ये जो शेप है ना, पूरा ये जो कंटेनर है उसका हम निकाल रहे हैं, टैंक का उसका निकाल रहे हैं। तो टोटल मतलब सिलेंडर और हेमिस्फीयर दोनों का। हेमिस्फीयर का होता है 2πr², और 2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि ये एक नहीं, हमारे पास कितने हैं, 2 है। बस वैल्यूज पुट कर दीजिए। 2 × पाई की जगह पे 22/7 × r की जगह रेडियस। रेडियस किसका, सिलेंडर का, नो डाउट ये वाला होगा, तो 7 है। 7 इंटू में हाइट, सिलेंडर की हाइट कितनी, वो चीज़ अच्छे देख लीजिएगा। सिलेंडर की हाइट की बात कर रहे हैं, ये टोटल 34 था। तो देखिए रेडियस अगर 7 है तो ये भी 7 होगा और ये भी 7, साथ साथ 14 कम कर दीजिए, तो रेडियस कितना बच जाएगा इसमें से, 34 - 14 कितना बच गया आपके पास, 20। हाइट इसकी 20 प्लस में 2 × 2 2 4 ही लिख लेता हूँ मैं। 4 × पाई की जगह 22/7 × r का स्क्वायर। इसका भी आपके पास रेडियस क्या है, आपके पास 7 ही है, हेमिस्फीयर का भी और सिलेंडर का भी। सॉल्व कर दीजिए, 7 से 7 चला गया, कितना बच गया, 22 दूनी 44 दूनी 88 और ये एक 0 प्लस में 7 से 7 काट दीजिए, कितना चले, 22 चौक 88, 88 और 7 को मल्टीप्लाई कर दीजिए।
8 से 56 के 6 बच गए, 5 8 से 56 और 5 कितने बच गए 61, 616, 8 और 6 कितने होगा 14, 1496। रिमेंबर ये सारे मीटर में तो लास्ट में आप मीटर स्क्वायर जरूर लगाएंगे क्योंकि ये एरिया की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, सिर्फ आपको कंसेप्ट समझना है। अब बात आती है कि आंसर है या नहीं है, ये आंसर नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि हमसे क्या बोला गया था, सरफेस एरिया। यस, सरफेस एरिया आप वो निकालेंगे जो वाटर के साथ कांटेक्ट में, और वाटर के साथ वाटर इतना ही तक फील्ड है जो कि हाफ फील्ड है, तो इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे, तो इसको जब काट देंगे तो 7 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 748 मीटर स्क्वायर विल बी द फाइनल आंसर। चीज़ों को समझना है, इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी आएंगे आपके पास उसको आपको समझने की ज़रूरत है, ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं करना है। मेरी तरह जनरली मैं जल्दबाजी में ही कर देता हूँ। चलो भाई, ये क्वेश्चन था आपके पास 4 मार्क्स का। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके पास, उसका जो फर्स्ट पार्ट है 4 मार्क्स का है, सेकंड पार्ट भी 4 मार्क्स का है, और थर्ड पार्ट भी आपके पास 4 मार्क्स का है। मतलब 12 नंबर का क्वेश्चन है ये। मतलब ये क्या आपके पास 12 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारे पास 12 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। चलिए अब हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। अब हमसे यहाँ पे कहा जाता है इनर रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 2 ईयर्स। इसके बेस्ड पे तो इतने क्वेश्चन कराए हैं यार, मतलब क्या ही बताऊँ, मज़ा सा आ जाएगा करके, है ना। टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड बाय अ पर्सन इज 9,600 if the interest earned by him is 1/12 of his total deposit then find। तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ दे रखा है, एक तो टोटल डिपॉजिट। देखिए टोटल डिपॉजिट क्या होती है, आपने कितना प्रिंसिपल दिया है और इनटू में आपने कितने महीने तक भरे हैं, कितने महीने तक भरे हैं, n इज द नंबर ऑफ मंथ्स। तो ये मिलाकर आपके पास 9,600 है। दूसरी चीज़ एक और पता है आपको, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज नथिंग बट 1/12 ऑफ हिज टोटल डिपॉजिट। सो टोटल डिपॉजिट इज 9,600, सो द इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू 1/12 ऑफ 9,600। सो दिस मच विल बी 12/85 सॉरी 12×6 = 72, 12×84 12×8 = 96, 800। सो द इंटरेस्ट अर्नड बाय हिम इज 800। समझ में आ गई बात। तो आपको इंटरेस्ट भी पता है, आपको P × N भी पता है। देन द फाइंड द इंटरेस्ट ही अर्न्स। तो इंटरेस्ट 800 रुपये अर्न करता है। पहला पार्ट आपने सॉल्व कर दिया, लो भाई आपका काम बन गया। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन देता है। हिज मंथली डिपॉजिट, मंथली डिपॉजिट कितना है वो हमें पता अब हमें पता करने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे कितने महीने तक जा रहे हैं वो चीज़ भी पता करने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा 2 साल भी पता है हमें, देख लीजिए आपको कितना पता है, आपके पास 2 साल भी पता है। 2 साल के लिए भर रहा है, जब 2 साल के लिए भर रहा है तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 मंथ्स। बोलिए हाँ, यानी एन की वैल्यू कितनी होगी 24। यहाँ पे रख दीजिए प्रिंसिपल इंटू में 24 इज इक्वल टू में 96,100। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 96,100 डिवाइडेड बाय में 24, 24 × 72, 24×6 = 96। सो पर मंथ यू कैन से द प्रिंसिपल अमाउंट जो पर मंथ डिपॉजिट हो रहा है, मंथली डिपॉजिट, दैट इज नथिंग बट 400। प्रिंसिपल इज व्हाट, द मंथली अमाउंट दैट ही डिपॉजिट्स। खत्म बात, गॉट इट। तो ये भी हो गया हमारे पास 400 अमाउंट हो गया। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, आई का फॉर्मूला लगा देंगे। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता था, P ब्रैकेट में n + 1 जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, इंटू में 1/12 है और रेट बाय में 100। बोलिए किस तरह की कोई प्रॉब्लम। आपको इंटरेस्ट पता है 800 है, प्रिंसिपल पता है 400 है, n पता है 24 है, तो ये होगा 24 × 24 + 1 25/2 × 1/2 और इंटू में रेट बाय में 100, है ना। कंफ्यूज मत होना, मैसअप मत करना। चलो भाई काटा पीटी करो। 12 से काट दो इसको 2 बार में, 2 से 2 को उड़ा दो, है ना। 100 से इसको 2 0 से 2 0 उड़ा दो, 25 चौके 100 बन जाएगा। 100 इधर आ जाएगा तो 800 डिवाइडेड बाय में 100 आ जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 00 कैंसिल हो जाएगा, 8%। लो भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया आपके पास 8%। इस टाइप के क्वेश्चन पता नहीं मैंने आपको कितने करा दिए बच्चों वाले। 4 नंबर का क्वेश्चन 4 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको करने में। 4 मिनट का क्वेश्चन 4 मिनट भी नहीं लगेंगे। इसका मतलब अगर 80 नंबर का पेपर है तो आपको कोई डाउट वाली बात नहीं है। 1 घंटा 20 मिनट आपको मिल रहे हैं, 2.5 घंटे, चलो 1 घंटा 30 मिनट, चलो 1 घंटा 40, 1 घंटा 50, चलो 2 घंटे लग जाएंगे यार। आधा घंटा पेपर पहले भी हो जाएगा। कोई अगर बुद्धू भी होगा वो भी 2 घंटे में पेपर कर देगा, इतना आसान पेपर आपका आता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, तो साइन थीटा प्लस कॉसेक, ये हमें करना क्या है इसमें भाई। यूजिंग द अबव रिजल्ट्स प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अच्छा, इन रिजल्ट्स को यूज करके हमें ये वाली चीज़ें को प्रूव करनी। ये एक बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है यार, मैं क्या बताऊँ। ये जो आपके पास क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इनकी आइडेंटिटी यूज़ करनी है, तो आपको यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज़ करा देते हैं। होल स्क्वायर खोल दीजिए और कुछ नहीं, ऊपर वाली आइडेंटिटी यूज़ हो जाएगी। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा
प्लस में 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। इसको खोल दिया, वैसे आप इसको खोल दीजिए। पहला क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा प्लस में 2 कॉस थीटा और इंटू में सेक थीटा। हमने क्या किया, LHS उठाया और हम उसको सॉल्व करना शुरू कर दे रहे हैं, ठीक है ना। 2 कॉस थीटा और इंटू में सेक थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ना हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। प्लस में इस कॉसेक स्क्वायर थीटा को थोड़ी देर के लिए आप ऐसे ही रखें। प्लस में आपको मैं बता दूं, साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो साइन थीटा को आप 1 अपॉन में कॉसेक थीटा भी लिख सकते हैं, या फिर आपकी मर्जी है आप कॉसेक थीटा को 1 अपॉन में साइन थीटा भी लिख सकते हैं। बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना, डन है, ठीक है। तो आप साइन थीटा को जब 1 अपॉन कॉसेक लिखेंगे तो कॉसेक से कॉसेक कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 2। प्लस में ये कॉस स्क्वायर थीटा यूज हो चुका है, आप सेक स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रखें जैसे ये थे, वैसे ही आपको पता होना चाहिए कॉस और सेक रेसिप्रोकल होते हैं। तो अगर आप कॉस थीटा को 1 अपॉन सेक थीटा लिखेंगे तो सेक से सेक गायब हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2। तो सिंपल 2 बच गया। 2 2 4 और 1 कितने हो गए, 5। 5 प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस में सेक स्क्वायर थीटा, यही तो बचा हमारे पास। अब बात आती है आंसर में चाहिए टेन और कॉट, तो कुछ ऐसी आइडेंटिटीज़ को आप यूज़ करें जिसको आप कन्वर्ट करके क्या कर देंगे, टेन और कॉट में ला सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। यहाँ से आप सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसके जगह आप लिख सकते हैं 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली इसका भी रिलेशन ऐसा ही कुछ होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सिमिलरली यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा एंड फ्रॉम हियर विल गेट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सो राइट हियर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, दिस प्लस विल बी हियर एंड 5 प्लस, सो 5 प्लस 1 प्लस 6 7, राइट, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा एंड सिमिलरली हियर टेन स्क्वायर थीटा एंड द आंसर वी हैव गॉट। बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, गॉट इट, ओके। चलिए तो ये कहानी हो गई आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए हमें कितना वक्त लगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लग गए। 12 नंबर का क्वेश्चन करने में हमने 10 मिनट लगा दिए, क्या ही बड़ी बात होगी हमारे लिए, है ना। लगभग 27 मिनट अभी हो रहे हैं, लगभग 15-17 मिनट के आसपास था। मतलब हर मिनट में आप 1 नंबर को 1 नंबर मिल रहा है आपको हर मिनट में। देखिए मेरे को यहाँ तो समझाना भी पड़ रहा है इसलिए इतना वक्त लग रहा है। आपको पहले से आ रहा होगा तो आप और भी जल्दी कर सकते हैं, यस आप और भी जल्दी कर सकते हैं। आइए एक बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा जाता है ए एंड बी एंड सी आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। जब ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में होते हैं तो आपको पता होना चाहिए ए अपॉन में बी इज इक्वल टू बी अपॉन में सी होता है, ए अपॉन में बी इज इक्वल टू बी अपॉन में सी होता है जब कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में होता है। तो हमें प्रूफ करना है कि ये पूरी जो चीज़ है, ये जो आपके पास जो पूरी चीज़ है वो ए अपॉन में सी के इक्वल है। हाँ तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं वो चीज़ आप थोड़ा सा नोटिस करने की कोशिश करते हैं, कुछ बन रहा है क्या, है ना, कुछ बना सकते हैं यहाँ से हम। देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे आपके पास जहाँ पे आप थोड़ा सा लिटिल बिट टाइम स्पेंड करेंगे तो आपके माइंड में जरूर क्लिक करेगा। और क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन है तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन की बेसिकली हमने आपको प्रैक्टिस जो है वो करवा रखी है पहले से ही। तो ए अपॉन में बी, तो मेरे हिसाब से अगर मैं बी स्क्वायर से डिवाइड कर दूं ना तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो बात है वो बन सकता है। नहीं तो ऐसा करते हैं, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन है तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू ए सी। बोलिए किस तरह की कोई प्रॉब्लम। जब ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो बी स्क्वायर की जगह क्या रख सकता हूँ, ए सी। तो जहाँ जहाँ पे बी स्क्वायर है वहाँ पे मैं क्या रख दूँ, ए सी रख दूँ, गॉट इट। तो यहाँ पे सारी चीज़ें ऐसे रखता हूँ, 3a का स्क्वायर प्लस का 5ab प्लस में 7 ऐसे रखता हूँ, बी स्क्वायर की जगह पे ए सी डिवाइडेड बाय में 3 ऐसे ही रखता हूँ इसके जगह पे ए सी प्लस में 5bc और प्लस में क्या हो जाएगा 7c का स्क्वायर। ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे बच जाएगा 3a प्लस का 5b प्लस का 7c डिवाइडेड बाय में। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, c कॉमन आ रहा है। हाँ यहाँ से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, सी कॉमन आ रहा है। ऊपर से ए कॉमन आया, नीचे से सी, यहाँ पे क्या आया 3a प्लस का 5b प्लस का 7c। लो भाई इससे ये कट गया, आपके पास क्या बचा, ए अपॉन में सी बचा। देखो जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन तुरंत हो जाएंगे, देखिए तुरंत होंगे लेकिन कब, जब बिल्कुल आप एग्जैक्ट सही डायरेक्शन में जा रहे होंगे। हर बार हम सही डायरेक्शन में नहीं जाएंगे ना। देखिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन तो कुछ सेकंड्स लगेंगे, कुछ सेकंड्स लगेंगे। अगर माइंड में सही तरीके से क्लिक कर गया तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है और जो हमें प्रूफ करना है उन दोनों को आपस में थोड़ा सा जोड़ कर देखिए
कि किस तरीके से हमारा जो काम है वो बन जाएगा। गॉट इट। चलिए ये हो गया क्वेश्चन आपके पास। आइए दूसरे एक बात करते हैं। इन द गिवन क्वेश्चन, आई है ये क्वेश्चन है आपके पास, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे दिमाग लगाएंगे तो नो डाउट इस टाइप के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा सोचने की जरूरत पड़ेगी। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करते जाऊँगा, घबराइएगा मत। इन द गिवन देख लीजिए, पढ़ लीजिए। सिटी परपेंडिकुलर है, ए बी ये है, ओ ए सी 32 डिग्री है, ओ ए सी 32 डिग्री, फाइंड द ईच अननोन एंगल एक्स वाई एंड जेड। अब इसको मैं जूम करके बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन हमें इसी में ही गिवन है ना, सारी इन्फॉर्मेशन हमें इसी में ही गिवन है, दिख रहा होगा आपको। चलिए अब इसी पे हम थोड़ा सा काम करेंगे। थोड़ा सा पतला कर देते, थोड़ा सा पतला कर देते, थोड़ा सा पतला कर देते। ओके, हमें एक्स निकालना है भाई, तो थोड़ा सा दिमाग लगाने की हमें ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, नो डाउट। आपको यहाँ पे कैसे सोचना है वो देख लीजिए। हाँ, सबसे पहले जो मेरे माइंड में स्ट्राइक करा ना वो ये स्ट्राइक करा कि ये मुझे कोड दिख रहा है। अब जितने भी एंगल्स एंड साइक्लिक वाले प्रॉपर्टीज थे तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि एंगल्स इन द सेमी सर्कल 90 डिग्री होता है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट इक्वल होते हैं, ठीक है ना। एंगल जो सेंटर पे बनता है वो डबल होता है, उसी सेगमेंट से अगर आपके पास ऊपर रिमेनिंग पार्ट में अगर बनाया जाता है उसी कोड से तो वो सेंटर वाला डबल होता है। तो ये वाला एंगल क्या होगा, डबल होगा। देखिए ये वाला कोड दिख रहा है, इसने सेंटर पे बनाया है, ओ इज द सेंटर है, ये सेंटर पे, और उसी ने ये वाला एंगल बनाया है। तो ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, आधा होगा, किसके, इसके होगा। मतलब ये वाला एंगल मैं कह सकता हूँ क्या होगा, इस एंगल के हाफ, मतलब ये x/2 होगा। या फिर आप ये कह सकते हो ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, 2y होगा। ये कहने का मतलब है डबल होगा, यहाँ के एंगल के डबल होगा। फिलहाल तो इसे हमारा कोई काम जो बनने वाला है नहीं, लेकिन हाँ एक काम हमारे यहाँ पहले से बना हुआ है कि ये वाला भी रेडियस है, ये वाला भी रेडियस है। बताइए क्यों, क्योंकि ये सेंटर है हमारे पास, खत्म बात, ये इसीलिए ये रेडियस है। तो आपको पता होना चाहिए कि दो अगर इक्वल, कोई भी ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल में ये साइड इक्वल, इसका ऑपोजिट वाला एंगल ये और इसका ऑपोजिट वाला एंगल ये दोनों क्या होते हैं आपके पास, इक्वल होते हैं। बताइए किस तरह कोई प्रॉब्लम, गॉट इट, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं, थ्योरम कहते हैं एंगल्स इन द एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इसके ऑपोजिट वाला ये, सॉरी इसके ऑपोजिट वाला ये और इसके ऑपोजिट वाला ये दोनों 32 डिग्री के हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे तो आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा। बोलिए किस तरह की कोई प्रॉब्लम। तो ये वाला एंगल कैसे मिलेगा मुझे, 32 64, 180 में से 64 को हटा दीजिए, कितना बच गया, 116 बच गए। तो ये 116 डिग्री एंगल आ गया आपके पास। एक्स क्या है, 116। तो ये वाला एंगल क्या है, इसका आधा है, तो इसका आधा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 100 का आधा 50, 100 का आधा 50 और 16 का आधा 8, तो 58 आ गया। ये एंगल आपके पास 58 है। ये परपेंडिकुलर था तो ये 90 है। इस वाले ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए और आपको जेड मिला। इसको ऐड कीजिए, कितना आ गया, 90 10 100 148, 148 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया, 32 आ गया। लो भाई आपका आंसर खत्म, एक्स वाई जेड तीनों निकल गए। क्वेश्चन इतना आसान होगा कि आप कह नहीं सकते, क्वेश्चन इतना ज़्यादा आसान होगा कि आप कह नहीं सकते। अब यहाँ पे कुछ बच्चों का ये आंसर होगा, सॉरी क्वेश्चन होगा कि सर ऐसा तो हम करेंगे नहीं पेपर में अटेम्प्ट। बिल्कुल आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। कैसे करेंगे वो हमने आपको वहाँ पे बता दिया। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करता हुआ जा रहा हूँ, है ना, अब मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करता हुआ जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब हम आगे की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो तीसरे क्वेश्चन में हमारे पास कुछ इस तरीके से आपके पास एक ग्राफ गिवन है, ठीक है ना। इस ग्राफ को देखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से नोटिस कीजिएगा। हमारे पास बोले स्टेट द ग्राफ एंड आंसर द नेम द कर्व प्लॉटेड। ये किस टाइप का कर्व है उसका नाम देना है आपको। देखिए सबसे पहले ये देखेंगे किस किस के बीच में आपके पास कर्व जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है ना, किस किस के बीच में कर्व जो आपके पास बना हुआ है। तो नीचे तो आपके पास देख लीजिए क्लास मार्क्स गिवन है, आपके पास मार्क्स के बीच में लगा हुआ है, जो आपके पास क्लास इंटरवल गिवन होता है वो दिया हुआ है। और ऊपर अगर आप नीचे देखें, है ना, तो वैसे तो यहाँ से देख के नहीं पता चलेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट देखते आपको लगेगा कि ये फ्रीक्वेंसी है, लेकिन उससे भी अच्छा तरीका है यहाँ पे आप देखें, ये 3 है, ये 12 है, ये 24 है, 33 है, 37 है, 40 है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब 100% ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। क्या ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, याद कीजिए। देखिए ग्राफ वाली चीज़ें प्लीज़ एक बार अच्छे से देख लीजिए एक बार वीडियो, ठीक है ना। मैंने सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रखा है, हर एक चीज़ बता रखा है हर एक चैप्टर के, राइट, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, तो आपको पता चला ये मार्क्स है, इधर आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो इसको हम ओजाइव के नाम से जानते हैं। कर्व का नाम क्या है आपके पास, ओजाइव। तो ये जो आपके पास कर्व का नाम पूछा है ना, वो आपके पास ओजाइव कर्व है। क्यों, क्योंकि इनके वजह मार्क्स और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बीच में ये ग्राफ ड्रॉ किया गया है। हमसे पूछा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। याद कीजिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे निकालते थे, धीरे धीरे सबको हम जोड़ते जाते थे, जो लास्ट में आता था वही हमारे पास टोटल होता था। सो 40 विल बी द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यस,
ये तो मार्क्स है पहला वाला, एक्स एक्सिस वाला मार्क्स है, वाई एक्सिस वाला क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। ठीक है, चलिए द मीडियन मार्क्स कैसे निकालते थे, याद कीजिए। जो टोटल मार्क्स होता था, मैं आपको समझाता हूँ, जो टोटल मार्क्स होता था क्या है, एन, एन का आप आधा करते थे, n/2 निकालते थे, और कितना आता था, चलिए आगे फिलहाल 20, उस 20 को चेक करना है कहाँ आ रहा है, यहाँ, यहाँ से सीधा इधर लेकर जाना, इधर जहाँ पे भी फॉल करेगा दिस विल बी योर मीडियन मार्क्स। तो कहाँ होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में, एक आ गया तो 56 हो जाएगा, 56 आपके पास मीडियन मार्क्स हो जाएगा। तो ग्राफ रहेगा तो आप अच्छे से कर पाएंगे। देखिए मैं भी ग्राफ वाले क्वेश्चन आपको करवाऊंगा भी नहीं, क्योंकि मेरे पास ग्राफ है नहीं, यहाँ पे करवाऊंगा नहीं, अच्छे से मजा नहीं आएगा उतना। जो मैंने आपको करवा दिया ना, उस पर आप प्लीज़ एक बार ट्राई कीजिए, फिर नहीं होता फिर आप बोलिए, फिर मैं आपको एक ग्राफ में अलग से वीडियो बनाकर दे दूंगा। नेक्स्ट आपके पास द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग बिटवीन 50 एंड 80 मार्क्स, 50 और 80 के बीच में जो मार्क्स ला रहे हैं। तो देखते हैं कितने स्टूडेंट्स हैं, 50 से नंबर लाने वाले कितने, यहाँ से इधर जाएंगे तो ये टोटल कितने हो गए, 12 नंबर, 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 50 नंबर ला रहे हैं, 50 तक नंबर ला रहे हैं, 50 तक है ना। उसके बाद 80 वाले कितने नंबर है, देख लीजिए 37 है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल दीजिए, 37 में से माइनस कर दीजिए 12, तो कितने बच गए, 25। तो 25 ऐसे स्टूडेंट है, 25 ऐसे स्टूडेंट जो 50 से लेकर 80 तक का नंबर ला रहे हैं। ये थोड़ी लेना है मुझे 0 से 50 वाले, सिर्फ 50 से 80 तक लेना है, इसलिए इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। समझ में आगे की बात, हो गया क्वेश्चन। देखो कुछ सेकंडों का क्वेश्चन होता है आपके पास और 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो अभी तक हमने कितने क्वेश्चन करे, ओनली 3 क्वेश्चन, एंड दिस 3 क्वेश्चंस वर फ्रॉम सेक्शन ए। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 15 मार्क्स के, यस 15 मार्क्स के एमसीक्यूज, सेकंड नंबर 2 और सेकंड नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास कितने हो गए, क्वेश्चन नंबर 3 कितने का था, जस्ट लेट मी चेक, 4 4 8 8 8 8 और 5 कितने होगा, 13 13 और 12 25 15 40 नंबर, 50% हमने कवर कर लिया है। ऑलमोस्ट कितने देर में, 30 से 40 मिनट में, आधे घंटे के आसपास में, 30 से 35 मिनट के आसपास लगा होगा वक्त आपको, 35 मिनट के आसपास का वक्त लगा। इतने देर में हमने 40 मार्क्स का क्वेश्चन कवर कर लिया है। मतलब अगर मैं 35 मिनट्स और दे दूंगा तो हम क्या करेंगे 70 मिनट में, मतलब 80 मिनट ले लो यार, 1.5 घंटा ले लो, 2.5 घंटे का वक्त है, हम 1.5 घंटे में पूरे के पूरे नंबर ले जाएंगे। ग्राफ वाले नहीं करवाऊंगा, उसको मैंने एक्स्ट्रा टाइम दे दिया आपको। चीज़ों को समझिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से, मज़ा सा आ जाएगा, फील आ जाएगा। चलिए सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया हमने, सेक्शन बी पे हम जंप कर जाते हैं। और ये देखिए जो क्वेश्चन करवाने लायक है बिल्कुल करवाऊंगा, सारे क्वेश्चन करवाऊंगा एक तरीके से, बट ग्राफ वाले प्लीज एक बार आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं, ठीक है ना। अब इसमें क्या कहा जाता है वो चीज़ देख लेते हैं। इसमें कहा जाता है ए एक मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर, फाइंड ए स्क्वायर। तो पहले हम ए स्क्वायर मतलब ए को ए से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 -4 -4 4। दूसरा भी है 4 -4 -4 4। ये ए इंटू ए हो गया, सो दिस विल बी इक्वल टू ए का स्क्वायर। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं रो को कॉलम से, ठीक है ना। अब यहाँ से रेड पेन ले लेते हैं, ठीक, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 4 चुके 16। इसको करेंगे तो बीच में क्या होता है आपके पास प्लस होता है, लेकिन इसको करेंगे तो प्लस क्या आएगा, 16 ही आएगा। फिर इसे इसको करेंगे तो माइनस का 16, और बीच में प्लस होता है, इसको करेंगे माइनस का 16, ठीक है। अब इसे इसको करेंगे तो क्या आएगा, 4 चुके माइनस का 16, फिर से माइनस का 16, ये प्लस का 16 और प्लस का 16 ही बनाना चाहिए, टिडिंग प्लस का 16 प्लस का 16। तो ये हो गया 32 0, नहीं माइनस का 32 और ये 32 माइनस का और ये 32। ये आ गया आपके पास ए का स्क्वायर, ये आ गया आपके पास ए का स्क्वायर। समझ में आई ना बात कि ए स्क्वायर कैसे निकाला, मैंने सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ वी आर गिवन दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी टाइम्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी टाइम्स ए। तो ए स्क्वायर हमारे पास क्या आया, 32 माइनस का 32 माइनस का 32 32 इज इक्वल टू पी इंटू में ए का मैट्रिक्स क्या है, 4 -4 -4 4। इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4p माइनस का 4p माइनस का 4p और यहाँ पे 4p। अब ये दोनों इक्वल हैं एक तरीके से, तो इनको क्या करेंगे हम, इक्वल रख लेंगे भाई, इक्वल रख लेंगे भाई, और इस वाले को इसके इक्वल रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 32 इज इक्वल टू 4p। यहाँ से p की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई मेरे पास, 8, 4 8 32। p की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 8। खत्म हो गया क्वेश्चन। और कितने मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन। कितना टाइम लगा, ज़्यादा 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट भाई, इससे ज़्यादा क्या लगेगा। सॉल्व द गिवन इक्वेशन दिस एंड एक्सप्रेस योर आंसर करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो क्या ही दिक्कत आ रही है इसको। अब ये जो क्वेश्चन करना है, आप यहाँ पे मिडल टर्म लगाने की कोशिश मत कीजिएगा, फैक्टराइज करना शुरू कर दें। यहाँ पे आप जाएंगे, जब भी डेसिमल वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें आप क्या लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला।
क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्स की वैल्यू निकालने के लिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय में 2a। ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस ऐसे रखेंगे, b की वैल्यू पे माइनस का 4 है, यहाँ 1 है, ये वाला b है, ये वाला अकेला c है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब माइनस 4 का स्क्वायर, माइनस का 4 मल्टीप्लाई a की जगह 1 है, c की जगह माइनस का 2 है, डिवाइडेड बाय में 2 मल्टीप्लाई a की जगह 1 है। x की वैल्यू निकालेंगे, माइनस माइनस उड़ जाएगा, प्लस माइनस ऐसे रहेगा, माइनस 4 का स्क्वायर 16 आएगा, माइनस माइनस इसको प्लस बना देगा, 4 दूनी 8 बन जाएगा और ये आ जाएगा 2। x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस ये आ जाएगा रूट के अंडर 16 और 8 कितना होगा 24, 24 बटे में 2, लेकिन ये अंडर रूट में रहेगा। समझ में आ रही इन बात? ठीक है, अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, एक तो इसका मैं स्क्वायर रूट लगा निकालूं, नहीं तो इसको मैं एक काम और कर सकता हूँ, 2 दूनी 4, 4 छक 24, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय में 2। इसका क्या बेनिफिट मिला मेरे को, 2 दूनी 4 छक 24, मैंने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन किया, जिसके पेयर बना उसको बाहर निकाल दिया, जिसका पेयर नहीं बना उसको अंदर रख दिया मैंने। ऊपर से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 जैसे कॉमन लूंगा तो यहाँ पे 2 प्लस माइनस रूट 6 डिवाइडेड बाय में 2 बचेगा, ये कैंसिल हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ रूट 6 की वैल्यू निकालनी, यहाँ रखनी है, प्लस माइनस करना है और आपका अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस वाली जो काम है वो बन जाएगा। तो 6 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, है ना। टेबल भी यूज़ करने के लिए बोल रखा है, बट हम यहाँ पे डायरेक्टली कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी टेबल तो यूज़ नहीं कर रहा। यहाँ 2 लेंगे, यहाँ 2 लेंगे, 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा। यहाँ पे हम डेसिमल लेंगे तो यहाँ पे यहाँ पे हम डेसिमल लेंगे तो यहाँ पे 00 उतार सकते हैं, और यहाँ पे 2 बचेगा तो इसमें 00 ले सकते हैं। टिड़िंग टिड़िंग, गलत हो गया, फिर से करते हैं। यहाँ पे मैं 2 लिया तो यहाँ पे भी मुझे 2 लेना पड़ेगा, 2 2 जब 4 हो गया तो आंसर कितना बच गया 2। इसको ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 से ये कटेगा नहीं तो यहाँ पे हम डेसिमल लेंगे, डेसिमल लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बस 00। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि मैं यहाँ पे जो नंबर लूँगा वही नंबर मुझे क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे भी लेना पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं 1 लेता हूँ तो 1 से करेंगे 41 टाइम्स, 42 टाइम्स तो 80, मेरे हिसाब से 4 के आसपास में चला जाएगा। तो 45 बचे तो 45 बचे, देखता हूँ कितना होता है, 25 बच गए, 2 4 बचे 22, 200 नहीं, ये ज़्यादा चला गया तो 2.4 लेना पड़ेगा मुझे। तो 2.4 लेंगे तो यहाँ भी 4 लेना पड़ेगा मुझे। तो 44 चौके कितना चला जाएगा, 4 चौके 16 के 6 बच गए 1, है ना। तो 4 चौके 16 बच गए 1, 4 चौके 16 और 1 17, 176, 176 कितना बच गया यहाँ पे। डेसिमल के बाद 2 डिजिट लेना है अपने को, कितना बच गया 24। अब डेसिमल ले चुके तो हम यहाँ पे 00 ले सकते हैं। 44 और 4 कितने हो गए, 44 और 4 48 हो गए। अब यहाँ पे जो लेंगे वही वाली चीज़ यहाँ पे हमें लेनी पड़ेगी। तो मैं कितना ले लूँ, 400, 500 के आसपास, 500 के 20, मतलब 4 के आसपास आ जाएगा। तो 2.44 हो जाएगा, मतलब ओवरऑल आप अगर राउंड ऑफ करके लें तो 2.45 ले सकते हैं। अब हमारे पास आंसर क्या था, वो तो मैंने मिटा दिया, बट मुझे याद है 2 प्लस माइनस रूट 6 था। तो 2 प्लस माइनस करेंगे 2.44 या फिर 2.5 कर लीजिए। तो 2 प्लस में 2.45, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। 2.45 प्लस कर देंगे 4.45, माइनस कर देंगे 0.45, आंसर। बताइए भाई, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? डन है ना, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ये सेकंड पार्ट हो गया। आइए थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। टिड़िंग टिड़िंग, आसान से क्वेश्चन है आपके पास। राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा, ABC, बी पे राइट एंगल है, गिवन है। BDFE, BDFE ये एक रेक्टेंगल है, ये भी गिवन है। AD 6 दिया हुआ है, CE 4 है, ये भी दिया हुआ है। BC 12 है, B से लेकर C तक 12 है, तो ये वाला 4 है, तो ये वाला 8 बन गया। साइड ये वाला कितना हो गया 8, तो ये भी कितना होगा 8। समझ में आ रही होगी बात, डन है, ठीक है, ओके। अब हमें प्रूफ करना है कि ADF सिमिलर है FEC के। ADF का है, ADF और FEC, इन दोनों का ये एंगल कर दीजिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल है, क्योंकि देखिए ये रेक्टेंगल के जो ऑपोजिट साइड्स तो पैरेलल होते हैं, तो पैरेलल होते हैं तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इसको एक्सटेंड करने के बाद ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, और ये एंगल 90 और ये एंगल 90, तो बाय डबल ए दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर हो गए। दूसरा ADF और ABC, ADF और दूसरा कौन सा ABC, बड़ा वाला ABC, इसमें भी सेम है, ये एंगल कॉमन होगा और ये एंगल, ये वाला एंगल, और दूसरा कौन सा था, ये वाला ADF, ये वाला 90, तो बाय डबल ए ये भी आपके पास सिमिलर प्रूफ हो गए। फाइंड द लेंथ ऑफ FE कहाँ है, FE हमारे पास ये वाला है। आपको पता है ये छोटा वाला, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या है,
आपके पास सिमिलर है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो बेस अपॉन में बेस, तो एफ ई अपॉन में ए डी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में परपेंडिकुलर, सी ई अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन में परपेंडिकुलर एफ डी। एफ ई पता है क्या, एफ ई हमें निकालना है, ठीक है। ए डी पता है क्या 6 है, इज इक्वल टू सी ई पता है क्या 4 है, एफ डी पता है क्या 8 है। अभी बताया था ना कैसे, समझ में आई ना बात। काटापीटी करो 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर उधर करो, एफ ई की वैल्यू 3। लो भैया एफ ई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3। चलो तो ये वाला 3 हो गया, तो ये भी 3 होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल। ये 8 है, ये 8 है, ये टोटल आपके पास कितना है 12। सारी इन्फॉर्मेशन हमारे हाथ में, ये टोटल कितना है 9 है। अब देखते हैं क्या बोला आगे। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एफ, ए डी एफ टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो ए डी एफ यहाँ पे लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एफ डिवाइडेड बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये किसके इक्वल होता है आपको मालूम है ना, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। फिर से सुन लीजिए, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है जो कि ए डी एफ और ए बी सी है, ए डी एफ और बड़ा वाला ए बी सी ट्रायंगल सिमिलर है, तो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो किसके इक्वल होता है, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आप कोई सा भी ले सकते हैं, मान लीजिए इसका ये वाला लिया छोटे वाले का तो 6 आया, बड़े वाले का लिया तो 9 आया, इनके स्क्वायर के इक्वल। काटापीटी पहले कर लीजिए, 2/3 स्क्वायर करेंगे तो 4/9, सो 4:9 विल बी द आंसर। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम, डन है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 5 के पास चलते हैं। सारे क्वेश्चन आपके पास मक्खन की तरह हो जाएंगे, बस आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। सोन बिला आपको एक टेबल दिख रही है साफ साफ, हमें निकालना क्या, उस पर फोकस मारते हैं। हमें निकालना है स्टेप डेविएशन से मीन, स्टेप डेविएशन लगाना है और उससे हमें क्या निकाल देना है मीन। तो स्टेप डेविएशन लगाकर मीन निकाल देंगे, तो पहले हमें स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। हमें पहले यहाँ पे एक टेबल बनाने की जरूरत पड़ेगी। पहला है 0 से 4, ये क्लास इंटरवल है। फिर है आपके पास 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20 और 20 से 24। इधर आपके पास फ्रीक्वेंसी है गिवन है 55, 15, 6, 8, 12, 4। देखिए स्टेप डेविएशन का जो मीन का फॉर्मूला होता है वो होता है कुछ इस तरह से, a प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय में सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई में h। ठीक है, तो हमें सबसे पहले a पता होना चाहिए। a क्या होता है पता है, जो हमारे पास एक्साइज होते हैं ना, मतलब क्लास मार्क्स, मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल। इनका मिड पॉइंट क्या आएगा, 0, 4 का 2 आएगा, इसका क्या आएगा 6 आएगा, क्या आएगा कितने गैप है 4, 4 का, तो आगे बढ़ाते ये 10, 14, 18, 22, ये आपके पास मिड पॉइंट। इनमें से एग्जैक्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो बीच में 2 आते हैं, इन दोनों में से कोई सा आप एक चूज कर सकते हैं। मान लीजिए कितना चूज कर लिया 10, ठीक है ना, तो ये 10 आपका ए का काम करता है, ये जो 10 है वो किसका काम करता है आपके पास ए का काम करता है। समझ में आ गई ना बात, डन है। ठीक है, अगला एक और आपको कॉलम बनाने की जरूरत पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं यू आई, और यू आई जो फॉर्मूला होता है वो एक्स आई माइनस का ए डिवाइडेड बाय में एच होता है। अब यहाँ पे आप प्लस में लगाकर एक एक करके वैल्यू निकालते जाएंगे। एच होता है क्लास इंटरवल के बीच का गैप, कोई सा भी उठा लीजिए गैप सेम रहता है, तो वो कितना आ गया आपके पास 4। एक एक चीज़ हम निकालते जाएंगे, पुट करते जाएंगे, सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब यू आई निकाल मैं इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे एफ आई पता है, ये एफ आई है सारे, ठीक है ना। यू आई इसलिए निकाल रहा हूँ ताकि दोनों को मल्टीप्लाई करके सबमिशन का मतलब ऐड है, जोड़ दूंगा। तो यू आई निकालने का फॉर्मूला ये होता है एक्स आई, ए आपके पास कितना है 10 से बार, एक्स आई चेंज होगा, एच आपके पास कितना है 4 है, फिक्स है आपके पास, तो सिर्फ एक्स आई चेंज होगा। तो इसके जगह 2 रखेंगे, 2 माइनस 10 माइनस 8, 2 से डिवाइड करेंगे -2। फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ, एक्स आई की जगह 2 रख देंगे, 2 माइनस का 10 माइनस 8 आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे माइनस का 2। अब 6 रखेंगे, 6 माइनस तो माइनस का 1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे आपके पास 2 आएगा, नहीं 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा और यहाँ पे आपके पास 3 आएगा। ये ऐसा ही आता है, ठीक है ना। अगला है आपके पास एक और कॉलम बनाने की जरूरत पड़ेगी जिसको हम बोलेंगे एफ आई और यू आई। मतलब एफ आई और यू आई को क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना है। एफ आई ये है, यू आई ये है, इसको मल्टीप्लाई करो -110, इसको मल्टीप्लाई करो -15, इसको मल्टीप्लाई करो 0, इसको मल्टीप्लाई करो 8, इसको मल्टीप्लाई करो 12 दूना 24, इसको मल्टीप्लाई करो 4 तिया 12। हमें क्या चाहिए सिग्मा एफ आई यू आई, मतलब इसको मैं पूरे को जोड़ूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सिग्मा एफ आई यू आई इज इक्वल टू, इसको जोड़ देता हूँ, इनको जोड़ेंगे तो -135, इसको जोड़ लो, 8, 16, 32 और 12 कितना होगा 44, 44। इनको प्लस माइनस कर दो तो 135 में से 44 चला गया, कितना बचा 13 में 8 जाएगा तो
13 में 8, एक बार फिर से मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मुझे थोड़ा सा कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। 135 नहीं 125 है, ये 125 है, ये 8 बच गया। और माइनस का बचेगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि बड़ी वाली डिजिट माइनस का है, तो माइनस का 81 आया, प्लस माइनस करना आना चाहिए, ऊपर आ गया माइनस का 81 डिवाइडेड बाय में सिग्मा एफ आई, मतलब इन सबको आपको टोटल क्या करना है, जोड़ना है, उसी को सिग्मा एफ आई बोलते हैं। 55 और 15 70 से 76 और 8 कितने होगा 84, यस 84 और 4 88 1200। चलो भाई नीचे में हम लगाएंगे 100, ठीक है ना, तो इज इक्वल टू ये हो गया 10, ये माइनस ऐसे रखेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ज़्यादा इजी पड़ेगा ऐसे करके, ठीक है ना। यह आएगा 4 800 के 32 डिवाइडेड बाय में 100, तो ये आ जाएगा 100 माइनस, इसको डिवाइड करेंगे 3.24 माइनस कर दो कितना आ जाएगा 6.24 घट जाएगा 76। दिस इज योर मीन। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल इजी कैलकुलेशन, क्या कीजिए ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, कोशिश कीजिए हमेशा नीचे में जितना जीरोस हो उतना ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। हो गया ये क्वेश्चन। लो भाई इसी का हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये सेकंड क्वेश्चन हमने आपको करवा रहा था जीएसटी वाले चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें मैंने इंक्लूड किया था और बोला था इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और आ गया देखो आएगा ही आएगा और आ गया। कितने नंबर का? 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन रहता है ये वाला। मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। तो हमारे पास टेबल है, जीएसटी रेट भी शो कर रहा है, मार्केट प्राइस वगैरह सब कुछ शो कर रखा है हमारे पास। एलईडी टीवी है, मार्केट प्राइस इतना है, क्वांटिटी 1 लिया है, जीएसटी इतनी है, ये इतना लिया, हमसे बोला टोटल अमाउंट पेड, कितना अमाउंट बनेगा टोटल। तो एक तो 12,000 देना ही देना है, डिस्काउंट किसी में कुछ दिया नहीं है, और 18% और जोड़ दीजिए, तो 128% किसका, टिडिंग टिडिंग 120, अरे यार 128% ऑफ 12,000 और क्या इसका 18%, ये भी एक ही क्वांटिटी है, तो 118% ऑफ 5,000, बस ये टोटल अमाउंट निकल कर आ जाएगा मेरे पास। तो 128 बटे में 100 गुने में 12,000, बीच में प्लस 118 बटे में 100 और गुने में 5,000, 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 128 को 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 256 और ये 128, 8 5 13 3 बच गए, 1 2 2 4 1 5 1 3 1536 और 1 0 यही वाला, ठीक है, बीच में प्लस में 2 जीरो उड़ा दीजिए। 1 से करेंगे तो 118 को 5 से गुना कर लेते हैं, 8 पच्चे 118, 500 हो गया, 18 पच्चे 90, 590 हो जाएंगे, तो ये हो गया 590 और एक ये वाला 0, इनको ऐड कर दीजिए 15,360 और ये 5,900, कितने हो गए 15,000 और 5,000 कितने हो गए 20,000, 20,000 9,000 900 300 1200 एक 21,000, 21,260, 21,260 रुपये। लो हो गया काम हमारा। तो ये हमारा टोटल अमाउंट आ गया बिल का। समझ में आ रही होगी बात? डन है, नॉर्मल सी बात है, ऐसे क्वेश्चन आपको पता नहीं कितने करा दिए मैंने। लो भाई ये क्वेश्चन है इसका तीसरे पार्ट का बच्चा सा, ठीक है। इसको फिर से मैं जूम कर देता हूँ, सारी चीज़ें मैं देख लेता हूँ क्या क्या गिवन है इसमें। हमारे पास भाई सारी चीज़ें पता ही है अपने को, यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें तो है नहीं, है ना। तो मैं इसको जूम कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ और आपको बता देता हूँ। एक्स वाई जेड की वैल्यू तो अपने को निकालना ही निकालना है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, अच्छी क्लियरिटी है, हाँ बहुत अच्छी क्लियरिटी, मुझे भी दिख रहा है, यहाँ से फोकस हो रहा है। ओके तो ये कहानी आपके पास, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी, वाई की वैल्यू निकालनी, जेड की वैल्यू निकालनी, एंगल एंड साइक्लिक प्रॉपर्टीज वाले सारे कंसेप्ट याद कर लीजिए तुरंत। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, सेंटर वाला एंगल डबल होता है, रिमेनिंग है ना। और ये कोड वाले भी एक प्रॉपर्टी याद रखिएगा, जेड और एक्स इक्वल होने वाला है, बताइए कैसे, क्योंकि यही वाला कोड यहाँ एंगल बना रहा है, या फिर ये जेड इसके इक्वल भी होने वाला है, क्योंकि एक्स और ये वाला तो इक्वल होंगे। बताता हूँ जल्दी जल्दी, पता नहीं सर आप क्या बता गए। चलो वो हमें पता रखा है पहले से ही, क्या आपके पास सेंटर है। एक एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। आपको पता है ये वाला एंगल जो सेंटर पे बना रहा है, ये वाला कोड सेंटर पे बना रहा है, वो डबल होगा इस वाले के, ठीक है। तो ये वाला जितना होगा इसका डबल होगा, तो y इज नथिंग बट 2x। अच्छा यही वाला कोड यहाँ भी एंगल बना रहा है, यही वाला कोड आपके पास यहाँ भी एंगल बना रहा है, तो अगर ये x है तो ये भी क्या रहेगा आपके पास x ही रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये वाला रेडियस है, ये वाला रेडियस है, तो ये एंगल ये साइड इक्वल होगा, तो अगर ये x है तो ये भी x होगा। नो डाउट यहाँ निकालना नहीं, बट वैसे मैंने बता दिया, ठीक है।
ये एक नॉर्मल सा ऑब्जर्वेशन है जो मैं कर पा रहा हूँ। यहाँ से देखिए ये कोड है, सॉरी ये टेंजेंट है, ये कोड है, टेंजेंट और कोड ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कहते हैं इसको हम। ये वाला एंगल और ये एंगल आपके पास इक्वल होंगे, या फिर ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे आपके पास, पता ही है। ये सारे थ्योरम मैंने आप लोगों को बड़े प्यार से समझाया, एक एक करके सारे थ्योरम को एक्सप्लेन करते हुए गया हूँ मैं। अब देखते हैं यहाँ से हम कर क्या सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से मैं जो कर सकता हूँ ये कर सकता हूँ कि ये देखिए ये क्या है मेरे पास, ट्रिंग रेडियस, ये क्या है रेडियस, यहाँ से क्या जा रहा है रेडियस, और ये क्या है मेरे पास, सॉरी ये नहीं, ये टेंजेंट है। तो रेडियस और टेंजेंट जहाँ मीट करते हैं वहाँ पे आपके पास 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है, गॉट इट, ठीक है। अब इस वाले ट्रायंगल पे नज़र मारिए, टिडिंग टिडिंग टिडिंग, ये एंगल आपके पास 90 का है, ये 55 का है, ये एंगल कुछ और नहीं x का है, तो ये 90 हो गया। देखिए x निकल गया, बोलिए हाँ या नहीं। इसमें इसको जोड़िए 145, 145 में और 35 और जोड़ेंगे तो मतलब ये x की वैल्यू 35 आ गई। ये 35 हो गया तो ये भी कितना हो गया 35। इसका ये वाला सेंटर वाला एंगल डबल होता है तो ये कितना हो गया 70। देखिए कितनी जल्दी होते हैं क्वेश्चन, बहुत जल्दी, अगर आप थोड़ी बहुत थ्योरम को याद करें। यहाँ आपको थ्योरम्स को प्रूव थोड़ी करना है, बस थ्योरम लगाने हैं। समझ में आ रही की बात, डन है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, जेड की वैल्यू कैसे निकालें भाई, आओ थोड़ा सा जेड के बारे में सोचें। तो ये हमारा 70 निकल गया है, ये हमारा 35 निकल गया है। अब देख लेते हैं, अरे जेड तो यार जेड और एक्स तो इक्वल बताया था, अभी तो बताया था ये वाला ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ये भी 35 हो गया। लो भाई हमारा एक्स वाई जेड निकल कर तैयार हो गया, गॉट इट, ओके। अब आगे देखते हैं और कुछ है क्वेश्चन। प्रूव दैट आर बी इज पैरेलल टू पी क्यू। देख लीजिए आर बी कहाँ पे है, आर बी मुझे ये दिख रहा है, पी क्यू मुझे ये पूरा लंबा वाला दिख रहा है। आपको पता है ये एंगल अगर इक्वल हो जाए तो ये और ये लाइन पैरेलल हो जाएंगे क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। ये एक्स है तो ये भी एक्स था, मतलब ये 35 था तो ये भी 35, ये और ये इक्वल था तो ये भी कितना हो गया 35, बोले तो एक्स हो गया। तो ये और ये एंगल इक्वल है, मतलब ये और ये एंगल ओवरऑल इक्वल हो गया ना 35 35, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, तो पी एस और पी बी क्या होंगे पैरेलल होंगे। तो पी एस ओ इसको आगे एक्सटेंड कर दो, क्या ही दिक्कत आ रही है, पी एस ओ या फिर पी क्यू पैरेलल होंगे किसके, पी बी के। समझ में आ गई की बात, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दो लाइन पैरेलल होते हैं। ये तो मतलब बहुत पहले की बात है, टिडिंग 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 टिडिंग, याद है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो लाइनें क्या होती हैं पैरेलल होते हैं, या फिर अगर पैरेलल होती हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। लो भाई अभी तक हमने 5 क्वेश्चन करे हैं हमारे इस पेपर में, टोटल 10 क्वेश्चन हैं, हमने कितने करे हैं 5 क्वेश्चन, ठीक है, हमने कितने करे हैं 5 क्वेश्चन। अच्छा एक चीज़ और बता दूं कि हमें अटेम्प्ट करने कितने क्वेश्चन, सिर्फ 4 क्वेश्चन सेक्शन बी में से। मैं पूरा कराऊंगा, आप टेंशन ना लो, हम पूरा करेंगे, ठीक है ना। इधर देखना, तो सेक्शन बी स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 4 से, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 को हमने अटेम्प्ट कर लिया है। तो इसका मतलब हमें सिर्फ अगर 2 क्वेश्चन और अगर मैं आप लोगों को करवा दूं, सिर्फ 2 क्वेश्चन, तो आपका पेपर पूरा कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि ये सारे 10-10 नंबर के हैं। 40 मार्क्स के हमने पहले कर लिए थे और ये 4 क्वेश्चन हमारे पास सेक्शन बी से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 4 मार्क्स के, तो टोटल विल बी 40 मार्क्स। सो 40 + 40 सेक्शन ए सेक्शन बी 80 मार्क्स हमारा कंप्लीट हो गया। और टोटल इसमें क्वेश्चन दे कितने रखे हैं 4 से 10 तक, मतलब ओवरऑल 7 क्वेश्चन है आपके पास, नो डाउट। तो 7 में से 4 करने हैं आपको, तो मैं तो सारा ही करवाऊंगा यहाँ पे, नो डाउट, बट आपको एक बार देख लेना है अच्छे से, ठीक है ना। तो देख लीजिए, अगर मुझे टोटल क्वेश्चन कराने में, जो कि मैं 30 मार्क्स का एक्स्ट्रा करवाऊंगा यहाँ पे, कितना वक्त लगेगा, 2 घंटे लग जाएंगे। बहुत ज़्यादा की बात कर दी मैंने तो, वरना 1.5 घंटे से फालतू नहीं जाएगा मुझे, जबकि मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ चीज़ों का, समझिएगा, बीच बीच में कुछ बातें भी कर रहा हूँ जैसे अभी। तो ऐसे वाले टाइम को भी अगर मैं जोड़ने लग जाऊं तो मेरा सारा पेपर 1 घंटे में निपटा देंगे, समझ रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। देयर आर 3 पॉजिटिव नंबर्स इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी सच दैट देयर प्रोडक्ट इज 3375। मेरी बात ध्यान समझिएगा, जब भी आपके पास एक जीपी में, ये मैंने क्वेश्चन करवाया हुआ है, जब भी आपके पास एक जीपी में सम या फिर प्रोडक्ट दिया हुआ रहता है तो जीपी को हमें कैसे कंसीडरेशन में लेना होता है। बच्चे सोचते हैं सर ए लेंगे, फिर ए आर लेंगे, फिर ए आर का स्क्वायर लेंगे, डॉट डॉट डॉट। गलत बात, जीपी आप ले रहे हैं लेकिन ये वाला जीपी नहीं लेना था आपको। आपको जीपी लेना है ये वाला, A/R, फिर ए आर एंड सो ऑन। हमें यहाँ पे 3 पॉजिटिव नंबर्स बोले, टिडिंग 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 पॉजिटिव नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कर दो। क्यों ऐसा लेने के लिए कह रहा हूँ मैं, ये भी जीपी में वो भी जीपी में, ये वाला जीपी इसलिए लेने कर रहा हूँ क्योंकि इसको प्रोडक्ट करते ही
आपका काम बन जाएगा, यहाँ से देखिए r से r कट जाएगा, ये a की पावर 3 हो जाएगा और ये आ गया आपके पास 3375। ये 3375 ना 15 का क्यूब होता, नहीं पता था, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आपको a की वैल्यू कितनी मिलकर आ गई 15। देखिए बिना हंसते खेलते आपके पास 15 मिल गया। अब इस 15 को अगर मैं वापस यहीं पे रख दूँ ना इस वाले पे, तो यहाँ से मुझे r भी मिल जाएगा। देखिए ऐसे करके a/r था, फिर क्या था a था, फिर क्या था a/r था, वो क्या था 3/375। हमसे आगे बोला क्या वो देख लेते हैं। हमसे ये हमें निकालना नहीं है r, हमसे कुछ और बोला है। द रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, अब ये देखिएगा, ये इस वाली स्टेटमेंट में एक खास बात है, ऐसा क्वेश्चन हमने आपको कराया नहीं है ना, आई एक्सेप्ट इट, ये इस टाइप का क्वेश्चन कराया नहीं है। बट देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, मैं बस वो चीज़ आपको फील करवाना चाहता हूँ। आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश की लैंग्वेज यार आपको समझ में नहीं आएंगे तो कैसे मजा आएगा। समझ में आ रही है ना इतनी बात। द रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्ट है ना, जो भी रिजल्ट आया कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्रोडक्ट करना फर्स्ट एंड सेकंड नंबर का, तो आपके पास फर्स्ट वाला ये है, सेकंड वाला ये है, थर्ड वाला ये, फर्स्ट और सेकंड का प्रोडक्ट करना है ना। एडेड टू द प्रोडक्ट, और उसको ऐड कर देना है, ऐड कर देना है किस में, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके सेकंड एंड थर्ड नंबर, सेकंड एंड थर्ड नंबर के प्रोडक्ट में, सेकंड एंड थर्ड नंबर के प्रोडक्ट में। एंड दैट एंड इज, जो रिजल्ट आएगा इनका करने के बाद 750, इनका जो रिजल्ट आ रहा है 750 आ रहा है। यही चीज कहने को कर रहा है। ये हो गया a² r, ये हो गया a² इंटू में r इज इक्वल टू 750। हमसे क्या बोला है, फाइंड द नंबर्स। हमें a और b और c मतलब r निकालने की जरूरत पड़ेगी हमें। यस वी हैव टू फाइंड r। यहाँ से a² कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बचा 1/r प्लस में r इज इक्वल टू 750 है ना, कॉमन दिखा ले लिया। a की जगह पुट कर सकते हैं आप वैल्यू, नो डाउट। कितना आएगा 15, 15 का स्क्वायर 225, तो इधर बचा 1/r और ये r, तो 750 में इधर आ जाएगा 225। ठीक है ना, काटा पीटी कर दे क्या, कितना आएगा 25 से कट जाएगा, नो डाउट कट जाएगा 9 टाइम्स में। 25 से ये 3 बार में, 30 बार में, इसको काटेंगे 10/3 आएगा। एक बार फिर से काट कर चेक कर लेता हूँ सही काटा या नहीं। 25 8 200 होता है, 25 में 225 हो जाएगा। ठीक है, 25 से काटेंगे 25 दिया 75 0। ठीक है, 3 से काटेंगे 10 बार में, 3 बार में 10/3। ठीक है, तो मेरे पास ओवरऑल अब जो बचा वो ये बचा 1/r प्लस r इज इक्वल टू 10/3। एल्सियम ले लूँगा तो मेरे पास r आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, r से कट जाएगा तो यहाँ 1 ही बचेगा, टिडिंग टिडिंग तो r का स्क्वायर बचेगा, ये आ जाएगा 10/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे इसको कर देंगे तो आ जाएगा 3 प्लस का r का स्क्वायर इज इक्वल टू 10r। इसको अंदर ले आएंगे तो r² माइनस का 10r और प्लस का 3i इक्वल टू में 0। इसको आप कर दीजिए, मिडल टर्म कर दीजिए, कितना आ जाएगा 3 लाना है प्रोडक्ट करके, क्या बात है सम करके इतना लाना है यार, ऐसा कैसे होगा ऐसा कौन सा इक्वेशन है यार, ऐसा थोड़ी होता है। चेकआउट कर लेते हैं एक बार, नहीं तो उससे कर लेता हूँ। r² माइनस 10r है ना, r² माइनस 10r है प्लस का 3, थोड़ा फ्रैक्शन में आएगा इसीलिए उससे माइनस b प्लस माइनस रूट के अंडर में b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय में 2a, इससे कर लेते हैं। r इज इक्वल टू माइनस ऐसे रखते हैं, b की जगह -10 प्लस माइनस रूट के अंडर में b का स्क्वायर मतलब -10 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू यहाँ पे a है, ठीक है ना, इंटू में c की जगह क्या प्लस का 3 डिवाइडेड बाय में कितना आ जाएगा 2a 2 मल्टीप्लाई 1, ये आ जाएगा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 10 आ जाएगा प्लस माइनस 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा और 4 ये मल्टीप्लाई है 4 तो ये 12 आ जाएगा, माइनस का 12। फ्रैक्शन में तो यार नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा मैंने शायद कहीं ना कहीं कुछ ना गलत किया हुआ मैंने, शायद थोड़ी सी मिस्टेक होगी मेरे हिसाब से। माइनस करो 88 अंडर रूट में, यहाँ पे नहीं आना चाहिए, अरे इस टाइप से ना यहाँ नहीं आना चाहिए, कहीं ना कुछ मिस्टेक हो गया, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गया। फिर से कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरे पास यहाँ से करा था तो मेरे पास a²/r आया था, फिर से a²r आया था और ये 750 था। a² को जब हमने कॉमन लिया था तो मेरे पास 1/r प्लस का r बचा था, ये था 750। 15 पुट करेंगे 225 आएगा, मैं यहाँ तक तो सही जा रहा हूँ वैसे, फिर 750 डिवाइडेड बाय में 225 आ जाएगा। इसको कटापिटी कर देते हैं, 25 से काटेंगे तो 25 8 200, 25 8 200 होता है, 25 में बिल्कुल सही काट रहा हूँ। और 25 से काटेंगे 25 दिया 30, ये भी सही है। 3 से काटेंगे 10 बार में, 3 से काटेंगे 3 बार में, ये भी ठीक है। इसका एल्सियम लेंगे क्या आएगा r आएगा, इसको करेंगे तो r तो 1 आ जाएगा, 1 से करेंगे तो r का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 10/3 आ जाएगा। ठीक है, शायद मैंने मल्टीप्लाई नहीं करा था, देखते हैं
हाँ मल्टीप्लाई नहीं करा था मैंने, इसने मल्टीप्लाई नहीं करा था। तो कई बार आप ऐसे गलती करेंगे, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना, कर लीजिएगा, आराम से हो जाएगा। अब इसको मैं इधर उधर कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 3r का स्क्वायर और माइनस का 10r और ये प्लस का 3 इक्वल टू में 0। देख लीजिए, ये समझ में आया ना, ठीक है, ठीक है। अब देख लीजिए, अब इसका मिडल टर्म भी हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और माइनस का 10 लाना, तो ये लिख लेंगे 3r का स्क्वायर, तो प्लस माइनस करके 9, तो माइनस का 9r और माइनस का 1r काम बन जाएगा। तो यहाँ से 3r कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, r माइनस का 9 माइनस 1 कॉमन लीजिए, टिडिंग टिडिंग 3 बचेगा, 3 भी तो कॉमन लिया, r माइनस का 3 बचेगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच जाएगा r माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3r माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से r की वैल्यू निकल गई 3 और यहाँ से r की वैल्यू निकल गई 1/3। तो r की वैल्यू आपके पास 2 आ गए, 2 आ गए, 2 3 नहीं 2, ठीक है। अब देखिए, हम इससे नंबर निकालने थे तो आपको 2 चीज़ मिले, a की वैल्यू 15 मिला है और r की वैल्यू 2 निकले, एक तो 3 निकला और एक 1/3 निकला है। तो आप 2 केस बनाएंगे, केस नंबर 1 व्हेन a is 15 and r is 3, केस नंबर 2 when a is 15 no doubt it will remain fixed and r is 1/3। तो 3 नंबर थे, एक था a/r, एक a और a into r। a/r मतलब 15/3, a की जगह 15 और ये 15 गुने में 3, ठीक है। तो ये हो गया 5 15 45, एक तो जीपी ये निकल के आ गए तीनों नंबर। यहाँ की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे वही रहेगा AR A और A इंटू आर, ए की जगह 15/3 1/3 पुट करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो ऐसे आ जाएगा 45। तो ये 45 15 5 रिवर्स हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगे, रिवर्स हो जाएंगे। समझ में आ रही होगी बात, डन है, गॉट इट गॉट इट। अरे यार ये बैटरी ख़त्म हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा चार्ज कर लेता हूँ बैटरी, फिर मैं आगे अभी एक्सप्लेन करता हूँ, टेंशन मत लीजिए, वीडियो यहीं से कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है ना। तब तक आप क्या कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ये ग्राफ वाला वैसे मैं करवाऊंगा नहीं, तो आप देख लीजिए प्लीज़, ये वाला क्वेश्चन मैं अभी करवाऊंगा नहीं, आप देख लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्कुल सेम क्वेश्चन करा रखे मैंने आपको, तो वो चीज़ देख लीजिएगा। ये अभी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ, तब तक आप क्या कीजिए, ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए जब तक बैटरी चार्ज होती है मेरी। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी ये जो आपके पास क्वेश्चन था बोले तो ग्राफ वाला, वो आपने कर लिया होगा। और अब हमारे पास बारी है इस वाले क्वेश्चन को करने की। चलिए देखिए, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। ए टेंट इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। तो आपके पास एक सिलेंडर के शेप का एक टेंट है और उसके ऊपर कॉनिकल शेप का आपके पास लगा हुआ है, ठीक है, कुछ इस टाइप का सिलेंडर है और ऊपर से कौन इस टाइप का एक टेंट बना हुआ है आपके पास, ठीक है। और कहा जाता है द हाइट एंड द रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 7 मीटर ईच। मतलब रेडियस भी और हाइट भी, मतलब ये आपके पास हाइट हो गई, ये वाला आप रेडियस कह लें या फिर ये वाला आप रेडियस कह लें, मतलब रेडियस दोनों का ही सेम होगा क्योंकि उसी के ऊपर बनाया गया। एंड टोटल हाइट ऑफ द टेंट इज 14, राइट। तो टोटल हाइट जो है आपके पास वो कुछ इस तरह से, ये वाला टोटल हाइट रहेगा आपके पास 14 मीटर। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक तो 7 है, तो ये जो है बच्चा ये भी क्या बचा आपके पास 7 मीटर, मतलब हाइट ऑफ द कोन इज ऑल्सो 7 मीटर। रेडियस भी सेम है दोनों का, हाइट भी सेम है, 7 7 7 7 7। चलो, व्हाट वी हैव टू फाइंड इज क्वांटिटी ऑफ एयर कंटेंट इनसाइड द टेंट। देखिए क्वांटिटी अमाउंट अंदर का कितना टोटल रहेगा, कितना एयर कंटेंट होगा, कितना पानी भर सकते हैं, कितना सामान टोटल रख सकते हैं अंदर। इसका मतलब ये है कि हमें वॉल्यूम कैपेसिटी की बात कर रहा है, वॉल्यूम फाइंड आउट करने की बात कर रहा है। तो वॉल्यूम किसका किसका, एक सिलेंडर का और एक कोन का, राइट। तो मेरे पास हो जाएगा ये कुछ इस तरह से, टोटल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू सिलेंडर का πr²h और प्लस का इसका कोन का क्या होता है 1/3 होता है सिलेंडर का ही, तो 1/3 तो 1/3 πr²h, खत्म बात। तो यहाँ पे 1 इसको जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 4/3 πr²h। क्यों, क्योंकि रेडियस एंड हाइट दोनों का सेम था, इसीलिए अभी ये डायरेक्टली जुड़ गया। अदरवाइज आपको इधर इसको सेपरेटली सॉल्व करना पड़ता, अगर रेडियस और हाइट अलग होता तो। अभी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 4/3 पाई के जगह कितना आ जाएगा, ट्रिंग पाई की जगह 22/7 लिख लेते हैं। आर का स्क्वायर मतलब 7 × 7, रेडियस हाइट का मल्टीप्लाई, किसी का भी हाइट है, दोनों का सेम हो, ठीक है। अब काटापिटी करें भाई, 3 से नहीं कटेगा, 7 से कट जाएगा, ठीक है। मेरे पास क्या 22 चौका 88 और मल्टीप्लाई 7 7 जा 49/3, ये बच गया। इसे काटापिटी करेंगे और हमारा जो वॉल्यूम होगा वो फटाफट मिल जाएगा। अब इसी का सेकंड पार्ट और देखते हैं। रेडियस ऑफ स्फीयर निकाला हुज वॉल्यूम इज इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ एयर इनसाइड द टेंट। इस टेंट के अंदर जितना भी एयर है वो किसके इक्वल है,
एक स्फेरिकल शेप के इक्वल है, तब हमें उसकी रेडियस निकालनी है। मतलब अगर जो भी स्फीयर होगा तो इस पूरे का वॉल्यूम इस पूरे का वॉल्यूम इसके इक्वल होगा, तो इसकी रेडियस कितनी होगी वो हमें निकालना है। तो इसका वॉल्यूम मतलब 4/3 पाई आर का क्यूब किसके इक्वल जाएगा? नो डाउट इसके इक्वल आएगा। 88 × 49 डिवाइडेड बाई में 3 इसके इक्वल है, ऐसा इनका कहना है। तो आप 3 से 3 को उड़ा सकते हैं, है ना। और क्या उड़ा सकते हैं? 4 से इधर जाएगा, 4 से इसको काटेंगे तो 22 के 88 22 आ जाएगा। तो ये पाई बच गया। पाई की वैल्यू भी अगर आप पुट करेंगे तो 22/7 आएगा। तो 22 से 22 कट जाएगा और क्या बचा? नीचे 7 बचा था ना, 7 उधर चला जाएगा। तो r का क्यूब इज इक्वल टू 49 के साथ 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो r का क्यूब इज नथिंग बट दिस इज ऑल्सो 7, तो 7 × 7 तो ये r का क्यूब विल बी इक्वल टू 7 का क्यूब। तो r की वैल्यू कितनी आ गई? 7। मतलब फिर से एक स्फेयर होगा जिसका वॉल्यूम इसके टेंट के अंदर जितना भी वॉल्यूम अगर उसके इक्वल हुआ तो उस स्फेयर का भी रेडियस आपके पास 7 ही निकल कर आने वाला है। 7 मीटर, है ना। डोंट फॉरगेट टू राइट यूनिट्स, राइट। यूनिट लिखना ना भूलें, नहीं तो हाफ मार्क्स आपको उसमें उड़ जाएंगे, ध्यान रखें, ठीक है। चलिए हो गया ये क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात करते हैं। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा जाता है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी, ए यहाँ है बी यहाँ, इज इंटरसेप्टेड बाय द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट एम। तो यहाँ पे देख लेते हैं लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी। तो ए और बी कहाँ पे है हमारे पास? ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे, 2 पॉइंट है, इससे हमारे पास एक लाइन है और ये इंटरसेप्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को एम पॉइंट पे और एंड द वाई एक्सिस को एन पॉइंट पे यहाँ पे। तो अब हमें निकालने के लिए कहा जाए पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ये जो पी क्यू है वो ए बी पे परपेंडिकुलर है और एट आर पॉइंट पे परपेंडिकुलर है, मीट्स वाई एक्सिस एट एस, है ना। यहाँ पे मीट वाई एक्सिस एट 6 यूनिट डिस्टेंस, यहाँ पे एस पे ऊपर फ्रॉम द ओरिजन एस। तो सब कुछ यहाँ इन्फॉर्मेशन हमें पहले से पता है, हम सीधा अपना काम करते हैं। एम और एन का क्या चाहिए? कोऑर्डिनेट्स। तो एम देखिए एक्स एक्सिस पे, पहले एक्स की वैल्यू लिखेंगे जो कि -1 है, कॉमा वाई की वैल्यू क्या होगी? 0 एक्स एक्सिस पे। एन की वैल्यू लिखेंगे तो वाई का 0, सॉरी एक्स का 0 होगा, हाँ एक्स का 0 सही लिख रहा था मैं, एक्स का 0 और वाई की वैल्यू क्या होगी? -1, 0 और उसका 0, -1। एम एन एन का कोऑर्डिनेट्स हमारे पास मिल चुका है। कोऑर्डिनेट ऑफ एस, ये वाला पॉइंट, क्योंकि वाई एक्सिस पे तो एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 6। स्लोप ऑफ ए बी कहाँ है? ये रहा ए बी ये वाले। तो देख लीजिए ए बी का स्लोप निकालने के लिए आपको 2 पॉइंट पहले से पता है, तो ए के जगह 2, -3 लिखेंगे, बी के जगह -3, 2 लिखेंगे, ठीक है। और ए बी का स्लोप क्या होता है? दिस इज योर x1 y1, दिस इज योर x2 y2। जब 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं तो y2 - y1 डिवाइडेड बाय में x2 - x1। y2 - y1 करेंगे तो 2 में से माइनस करेंगे -3 डिवाइडेड बाय में x2 - x1 करेंगे तो -3 में से माइनस कर देंगे -2, सॉरी -3 में से माइनस कर देंगे ये वाला 2। तो सिंपल ऐसे आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 5, नीचे आ जाएगा -5, काट देंगे तो कितना आ जाएगा? -1। तो ए बी का स्लोप कितना आ गया? -1। गॉट इट। इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू निकालना है मुझे। पी क्यू, ये रहा पी, ये रहा क्यू, पी क्यू लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है ना। देखिए ये वाली लाइन और ये वाले लाइन दोनों क्या है? परपेंडिकुलर है। तो अगर इसका स्लोप को मैं m1 कहूँ, इसके स्लोप को m2 कहूँ, समझ में आ रही है बात? इसके स्लोप को m1 कहूँ, इसके स्लोप को m2 कहूँ, तो मेरे पास क्या निकल कर आ जाएगा आपके पास? m1 × m2 इज इक्वल टू -1। याद आया? जब दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है, ठीक है। m1 हमें पता है -1 था, अभी निकाला था ना स्लोप, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो दूसरे के स्लोप क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। वैसे भी नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है, अपॉन में करो तो माइनस हटा दो तो 1 ही आ जाएगा। तो आपके पास इसका जो स्लोप आया, स्लोप पी क्यू लाइन का स्लोप ऑफ पी क्यू, स्लोप ऑफ पी क्यू जो आया वो कितना आया? 1। और इक्वेशन लाइन बनाने के लिए क्या होता है? इक्वेशन ऑफ लाइन y - y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x - 1, ठीक है। स्लोप हमें पता है 1 है, y - y1 ये वाला एक पॉइंट से पास हो रहा है, तो इसका आप क्या करेंगे? इस वाले पॉइंट को ले ले, यहाँ ले ले, यहाँ ले ले, ये वाला पॉइंट ले ले, ये वाला पॉइंट ले ले, आपकी मर्जी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। कोई सा भी पॉइंट ले सकते हैं इस वाले लाइन का। तो ये हाई वाला ले लेता हूँ मैं 0,6, तो y - y1 की जगह 6 है, 1 ऐसे रखेंगे, x के जगह ऐसे, x1 की जगह कितना है आपके पास? 0 है।
तो आ जाएगा y माइनस का 6 और इज इक्वल टू इधर करेंगे तो x, इसको अंदर ले आए या फिर इनको उधर ले जाइए तो x माइनस वाई और प्लस का 6 इक्वल टू 0। ये आपके पास लाइन की इक्वेशन तैयार है, खत्म बात। फ्री फंड के नंबर, ये तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है यार, बिल्कुल हवा में 2 मिनट का क्वेश्चन 5 मार्क्स, समझ रहे हैं? फ्री फंड के नंबर हैं आपके लिए। आइए इसकी बात कर लेते हैं। क्या बात है, ये क्वेश्चन भी 5 मार्क्स का है। अरे 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 अरे, फ्री फंड के नंबर दिए जा रहे हैं आपको। तो द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आपको दिख रहा है, शिप नंबर 1, शिप नंबर 2 ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ अ लाइट हाउस। दिस इज योर लाइट हाउस। हाइट 100 मीटर है, इसके हाइट 100 मीटर है, 42 डिग्री और 54 डिग्री आपके पास एंगल ऑफ डिप्रेशन है। और दूसरी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, वो चीज़ आपको समझाता हूँ। ये वाला डिस्टेंस कैसे निकलेगा, देखिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, टेनिंग 54 करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 100 बटे में इसको x मान लीजिए, 100 बटे में x विल बी इक्वल टू 1054 डिग्री। अब बोलेंगे सर 1054 डिग्री की वैल्यू हमें नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, आपको टेबल यूज़ करके इसको वैल्यू जो है निकालनी पड़ेगी। आपको मैंने ऑलरेडी सिखा रखा है, जिसने नहीं सीखा है प्लीज़ जाकर सीख लीजिए कि टेबल से हम कैसे वैल्यू को निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वाले चैप्टर से। गॉट इट? ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कुछ भी आ जाएगा यहाँ पे 0.314, एक एग्जाम्पल के लिए ये आएगा, फिक्स नहीं है, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो ये आ जाएगा, सॉरी नीचे क्या रहेगा, एक्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना, tan थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो अपॉन में x इज इक्वल टू दिस रहेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे, हमारे पास आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब ये बेस मिल गया। सिमिलरली इधर से आप निकालेंगे ये वाला, तो ये मान लीजिए y है तो y मिल जाएगा, x और y को जोड़ेंगे तो AB की लेंथ मिल जाएगी। समझ में आई ना बात? मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से आपको करना है। चलिए हमने पहला काम कर लिया, दूसरा निकालना है गिव योर फाइनल आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर। नियरेस्ट होल नंबर मतलब मान लेते हैं कि 10 पॉइंट कितना आया आपके पास, 5 आया, तो आप क्या लेंगे 10। होल नंबर क्या होगा, डेसिमल वाले पार्ट को इग्नोर करना है, सिर्फ परफेक्ट नंबर को लेना है। गॉट इट? ठीक है। चलिए यूज मैथमेटिकल टेबल्स फॉर दिस क्वेश्चन। मैंने बोला था टेबल स्टार्टिंग में बोला इस वीडियो के कि आपको दिया रहेगा तो उसको आपको यूज कर लेना है। हाँ, अब इन इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, देखिएगा। ठीक है, इसमें हमसे कहा जाता है कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये हमारे पास, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद 8, 9 और 10, मतलब ओवरऑल अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चंस बचे हैं, 3 क्वेश्चन। चलिए 3 क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। इसमें कहा जाता है सॉल्व द फॉलोइंग। अब इसको सॉल्व करना है तो आपको मैंने पहले बता दिया, जिसमें 2 इनक्वालिटी हो तो उनको आप सेपरेटली अलग अलग सॉल्व करेंगे। एक ये वाला बन गया और एक ये वाला बन गया, 2 अलग अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो 3 माइनस 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3। पहला क्वेश्चन ये बन जाएगा। दूसरा ये बनेगा x प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 3 इज ग्रेटर देन 2x अपॉन 5। ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ से गायब करने के लिए मैं 3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 6 माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आ जाएगा 9 माइनस 6x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये बन जाएगा 3x, ये बना लेगा 3 से ये वाला कैंसिल हो जाएगा और इधर 1 माइनस का x ही रहेगा। तो कुछ इस तरह के नज़ारे दिखाएंगे। तो 9 माइनस का 6x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, एक कम हो जाएगा तो 2x प्लस 1 बचेगा। अब क्या करूँ मैं, 2x दोनों साइड माइनस कर दूँ, है ना। 2x माइनस करने का क्या बेनिफिट मिलेगा अभी समझ में आ जाएगा। माइनस 2x इधर करा, इधर से करेंगे तो 1 बचेगा, ये बना लेगा 9 माइनस 8x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 9 माइनस करिए दोनों साइड, 9 माइनस करते ही क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 माइनस 9 माइनस का 8 बनेगा। समझ में आ गई इतनी बात। अब यहाँ से माइनस 8 से डिवाइड करेंगे तो ये नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 1 ही बचेगा। तो x इज लेस देन इक्वल टू 1, ये पहली कंडीशन निकल कर आ गई। अब दूसरी यहाँ से सॉल्व करेंगे, फिर से 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा 3x प्लस का 3 से कट जाएगा तो 1 माइनस का x ग्रेटर देन, ये कितना हो जाएगा 6, नहीं ये 3, सॉरी माई मिस्टेक, ये वाले स्टेप को भूल जाइए। टुडिंग टुडिंग टुडिंग, ये 5 था, मुझे लगा 3 है। ठीक है, तो 5 3 जा 15, मुझे 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड, ठीक है ना। तो यहाँ से 15 से करूँगा तो कितना आ जाएगा 15x, यहाँ पे 15 से करूँगा 3 से काटूंगा 5 बचेगा, 5 से दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 माइनस का 5x आएगा। फिर से समझा देता हूँ, समझिए। जब 15 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 15x आया, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 3 है, ये जो 3 है वो 15 को काटेगा 5 बचेगा, और 5 से दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 5 माइनस 5x आ जाएगा। ठीक है, ग्रेटर देन, जब 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सिंपल 2x बचेगा, क्योंकि 5 उसको उड़ा देगा, गलत 6x आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने 15 से करा, 5 से नहीं करा। तो यहाँ पे 15 आएगा, 5 से काटेंगे 3 आएगा, 3 2 6x आएगा। ठीक है, अब काटापिटी कर दीजिए, इसको करेंगे कितना आया 10x प्लस का 5 ग्रेटर देन 6x, 6x दोनों साइड लेस कर दीजिए, कितना आएगा यहाँ पे 4x बचेगा प्लस का 5 ग्रेटर देन कितना आया यहाँ पे 6x चला गया तो 0 ही बचेगा। ठीक है ना,
चलिए माइनस कर दीजिए, 4x ग्रेटर देन -5 करेंगे, इधर -5 आएगा। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x इज ग्रेटर देन -5 अपॉन में 4 से दोनों साइड मैंने डिवाइड कर दिया। तो x की वैल्यू देखिए क्या है, x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है और x की वैल्यू ग्रेटर देन है -5 अपॉन में 4। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। रियल नंबर है तो माइनस, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में लगाकर, माइनस इसको मैं डिवाइड करूंगा कितना आएगा -1.25, तो छोटी वाली ब्रैकेट लगेगी इधर माइनस का 1.25 कॉमा लगाकर इधर कितना आ जाएगा 1 इंक्लूडेड रहेगा तो स्क्वायर ब्रैकेट। इस तरह से हम सॉल्यूशन लिखते थे, याद कीजिए। समझ में आ गई ये बात, डन है, ठीक है, क्योंकि रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होते हैं जिनके अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। इस A और C का एंगल का 180, B और D एंगल का सम 180, ठीक है। चलिए अब हमसे बोला है BC और CD इक्वल है, ये रहा BC, ये रहा CD, ये दोनों इक्वल है। तो फटाफट देख लीजिए, ये इक्वल है, इसके अपोजिट वाला एंगल दिस एंड दिस एंगल विल बी इक्वल टू 43, तो ये भी क्या होगा 43। हमसे पहले एंगल क्या पूछा है ADC, तो ये देखो दोनों एंगल को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ेंगे 6 4 10, 105 डिग्री एंगल है इसका आंसर, खत्म बात, ठीक है। अब क्या बोला है दूसरा ABD, ये एंगल पूछा तो इसको x मान लीजिए, तो x + 43 मतलब ये एंगल पूरा, और ये कितना था 105 था, वो किसके इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। तो आ जाएगा x + 43, इनको ऐड कर दीजिए कितना आ जाएगा 43 48 आ जाएगा, 148 इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू यहाँ से इधर लेकर माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 32, तो x की वैल्यू 32 डिग्री आ गई, खत्म बात। समझ में आ गई बात। और क्या पूछा है FAD, देखिए आपको पता होना चाहिए ये वाला एंगल जितना है ना वही इतना ये वाला एंगल होगा, पता है ना, सर्कल है, टेंजेंट है, कोड है, तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा होगा, मतलब ये थोड़ा सा वैसे बना दिया मैंने, ये एंगल जितना बन रहा होगा आपके पास उतना ही एंगल इस रिमेनिंग पार्ट में जो भी बनाता है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कहते हैं इसको, याद आया ना, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कोड वाली, ठीक है। तो बस हो गया हमारे ये क्वेश्चन भी। चलिए तीसरे की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। कहीं ना कहीं आपके पास बड़े ही आसान से क्वेश्चन हर बार दिए जा रहे हैं, और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हमने आपको कराया नहीं है उस टाइप का, सारे के सारे क्वेश्चन हमने आपको करवा रखे हैं। समझ में आ रही है ना बात। तो हमें A पता है, B पता है, C पता है, आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ABC, पॉइंट D इज ऑन BC सच दैट BD रेशियो DC इज 2:1 और M ये है मिड पॉइंट दिस है, तो हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ D निकालना है। तो कितना आसान क्वेश्चन है देखिए। तो फटाफट मैं पहले बना लेता हूँ ट्रेडिंग करके। ट्रायंगल है ABC, A का है आपके पास A, B, दूसरा है -4, 3, तीसरा है 8, -6, ठीक है। चलिए और हमसे कहा जाता है D ना एक BC पे है और वो क्या आपके पास मिड पॉइंट है, सच दैट BD नहीं, मिड पॉइंट नहीं, D ऐसे है इस तरह से है कि ये 2:1 में डिवाइड कर रहा है, इधर का 2:1 है, ये D है तो ये 2:1 में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और M 6,0 है इज द मिड पॉइंट ऑफ AD का मिड पॉइंट यहाँ पे है और वो कितना है आपके पास 6,0 है, 6,0 है और M ना मिड पॉइंट है AD का। चलो अच्छी बात है। सबसे पहले तो हमसे पूछा कोऑर्डिनेट्स ऑफ D, ये वाला कोऑर्डिनेट पूछा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों एंडिंग पॉइंट्स पता है, बीच के हमें रेशियो भी पता है, याद कीजिए ये M होता था, ये N होता था, M/N, तो इसको हम क्या करते थे, यहाँ पे हम सेक्शन फार्मूला लगा देंगे, x का फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा M मतलब M हो गया और ये x2 आएगा प्लस में n हो गया, x1 आएगा डिवाइडेड बाय में m + n, तो x का कोऑर्डिनेट निकलेगा तो m आ जाएगा कितना आपके पास, m आ गया 2 है, मल्टीप्लाई में x2, ये x1 y1, ये x2 ये y2, x2 की जगह 8 आ गया, बीच में प्लस में n की जगह आपके पास 1 है, रेशियो m × n होता है, और ये आपके पास -4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय में m + n मतलब 2 + 1 3 हो जाएगा। x की वैल्यू 8 दूनी 16 हो जाएगा, -4/3 होगा, 12/3 तो काट देंगे 4 होगा, तो x वाला कोऑर्डिनेट क्या हो गया, D वाले पॉइंट का 4 हो गया। y वाला कोऑर्डिनेट भी निकालने की ज़रूरत है, तो आपके पास y वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो m हो जाएगा, y2 हो जाएगा, प्लस में n हो जाएगा, y1 डिवाइडेड बाय में m + का n होगा, नीचे में नो डाउट 3 रहने वाला है आपके पास, 2 + 1 3 रहेगा, m के जगह पे 2 रहेगा, y1 देख लीजिए कितना है 3 है, y2 चाहिए, सॉरी पहले y2 चाहिए ना, तो वो कितना -6 है, ठीक है ना, -6 है,
तो इसके जगह मैं माइनस का 6 लिख लेता हूँ, बीच में प्लस में n की जगह 1 रहेगा, y की जगह पे आपके पास 3 रहेगा, ये बन जाएगा माइनस का 12 और प्लस का 3 और डिवाइडेड बाय में 3, तो माइनस का 9/3 तो माइनस का 3 आया। सो डी वाला कोऑर्डिनेट आ गया क्या आपके पास, ये क्या मैंने सारा मिटा दिया, टिडिंग 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 टिडिंग, डी वाला 4 माइनस का 3 आ गया था, बीच वाला मिड वाला पॉइंट था 6,0 था, यहाँ पे ए था, यहाँ पे ए बी है मेरे पास, ठीक है ना, ये वाला बी वाला पॉइंट है और बी वाला पॉइंट है 8, माइनस का 6 नहीं, -4,3 -4,3, ठीक है ना, और यहाँ पे सी वाला पॉइंट है 8, माइनस का 6, ये कहानी है आपके पास, ठीक है। अब हमें ये पहला मिल चुका, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए चाहिए, ए का पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, ए है, ए कॉमा बी है, तो बड़ा आसान है, देखिए मिड पॉइंट है ये, मिड पॉइंट, तो आपको मिड पॉइंट का फॉर्मूला पता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 + x2 बाय में 2 और y का फॉर्मूला होता है y1 + में y2 बाय में 2, मतलब ये आपका x है, ये आपके पास y है, इसको आप x1, इसको आप x2, इसको आप y1, इसको आप y2 का नाम से जानेंगे। x की जगह कितना है देख लीजिए 6 है, x1 की जगह कितना है a है, प्लस में x2 की जगह कितना है 4 है, डिवाइडेड बाय में 2, इधर उधर करिए, 6 दूना 12, 8 कम हो जाएगा 4, 6 दूना 12, 8 कम हो जाएगा 4, 4 कम हो जाएगा 8 आ जाएगा, a की वैल्यू 8 आ गई, तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या आ गया 8, अब देख लेते हैं दूसरा वाला, b वाला कोऑर्डिनेट कितना आएगा, यहाँ से इसके जगह 0 रखेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर हो जाएगा, तो y1 + y2, तो y1 कितना है, y1 तो b है, ये माइनस का 3 उधर चलाएगा 3 हो जाएगा, पुट करके चेकआउट कर लीजिएगा, b की वैल्यू आपके पास यहाँ से 3 आ जाएगी, तो ये हमारे पास 8,3 आ गया, खत्म बात। आगे क्या पूछा, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू m एंड पैरेलल टू BC, चलिए ये एक अच्छी बात है, m से पास हो रहा है और पैरेलल टू BC है, ट्रिंग करके, तो ये लाइन पैरेलल होते हैं, तो जो स्लोप इसका होगा वही स्लोप इसका होगा, पॉइंट हमें पता है, इसका स्लोप निकाल लेते हैं पहले, y2 - y1 तो माइनस का 9, x2 - x1 तो 12, कितना आ गया -3/4, ये आपके पास स्लोप आ गया, ठीक है। हमें स्लोप पता है, तो जो स्लोप इसका BC लाइन का होगा वही स्लोप इसका होगा, तो y माइनस का y1 कितना है 0 इज इक्वल टू m की जगह -3/4 रख लेंगे, x - x1 की जगह कितना है 6 है, बस इसको सॉल्व करना, 4 इधर ले जाऊंगा तो 4y बना लेगा, इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई कीजिए -3x + का 18, ठीक है, इसको अंदर ले आए तो 3x + का 4y माइनस का 18 इक्वल टू 0, लो भाई आपका इक्वेशन भी तैयार है, लो हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आपको थोड़ा सा 2 से 4 मिनट स्पेंड करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 का सारे पार्ट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के पास। हमसे यहाँ पे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का यूज़ करके x की वैल्यू निकालना है, हद से ज़्यादा आसान क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हमने आपको करवा रखे हैं, तो चलिए फटाफट कर देते हैं काम। यहाँ पे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो x की क्यूब प्लस का 3x, नीचे वाला ऊपर प्लस कर दीजिए तो 3x की स्क्वायर प्लस का 1 डिवाइडेड बाय में, अब ऊपर वाले में से माइनस कर दीजिए, x का क्यूब 3x और ये माइनस का 3x और माइनस का 1 इज इक्वल टू 14 प्लस का 13, 14 माइनस का 13। ये ना आपके पास कुछ और नहीं, a और ये b का काम करेगा, तो ये x + 1 का होल क्यूब है, और नीचे अगर आप देखें तो x - 1 का होल क्यूब बनाएगा, ठीक है ना। फॉर्मूला थोड़ा सा हमें यहाँ पे पता होना चाहिए, आइडेंटिटी। प्लस करेंगे 14 + 13 था ना, हाँ, तो 14 + 13 कितना होगा 27 हो जाएगा, नीचे 1 आएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं, आप लिख सकते हैं। इसको आप होल क्यूब लिख सकते हैं, x + 1 और x - 1 का होल का क्यूब, और इसको लिख सकते हैं 3/1 का पूरे का क्यूब, ये गायब हो जाएगा, तो मेरे पास बच जाएगा x + का 1 डिवाइडेड बाय में x - 1 इज इक्वल टू 3/1। आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके, नहीं तो फिर से कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर से कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करूँगा तो x + 1 में प्लस हो जाएंगे x - 1, और x + 1 में माइनस होंगे, तो ये वाला -x, ये +1 हो जाएगा, 3 + 1 3 - 1, तो यह आ जाएगा 1 1 कैंसिल हो गए, तो ऊपर बचेगा 2x, नीचे से x कैंसिल होंगे, नीचे से बचेगा 2, ठीक है, और ऊपर बनेगा कितना 4, नीचे बनेगा 2, इससे ये कैंसिल हो गया, 2 उधर जाएगा तो x की वैल्यू निकाल कर दे देगा आपको 2, लो हो गया खत्म बात। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं यार, देखिए कुछ सेकंडों में सॉल्व होते हैं आपके, और फ्री फंड के नंबर आप ले जाइए 3 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ये है आपके पास, द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ अ ट्रिप फॉर सर्टेन नंबर, इस टाइप के भी क्वेश्चन हमने आपको करवाए हुए हैं, जिसमें हम क्या कहते थे कि इतने अमाउंट को डिवाइड करना है इतने लोगों में, बाद में लोग बढ़ गए तो कितने कितने हिस्से में जाएगा, इस टाइप की चीज़ें ना क्वेश्चन हमने आपको क्वाड्रेटिक वाले प्रॉब्लम वाले चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से करवा रखे हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्या कहा जाता है इसमें। हमसे कहा जाता है द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ अ ट्रिप फॉर सर्टेन नंबर ऑफ पीपल इज 18,000, ठीक है।
तो आगे कहा जाता है इफ 3 more people join them then the share of each reduces by 3000 taking x to be the original number of people form a quadratic equation in x and solve it to find the value of x। बड़ा आसान सा क्वेश्चन। तो हमने तो सबसे पहले लेट कर लिया कि लेट ओरिजिनल नंबर ऑफ पीपल जो इनिशियली थे, है ना, ओरिजिनल नंबर ऑफ पीपल वो क्या है हमारे पास, x है। पीपल्स मत कर देना, पीपल ही रहेगा, ठीक है ना, x हो गए। अब देखिए एक के हिस्से में क्या आएगा, है ना, शेयर ऑफ वन पर्सन वन पीपल, वो क्या होगा 18,000 डिवाइडेड बाय x। मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए 18,000 और सबके हिस्से में जाना है, मान लीजिए 10 लोग हैं तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 1800 सबके हिस्से में आएगा 1800। तो वही तो करा मैंने, एक के हिस्से में कितना आया वो हमें पता चल गया। अब आगे हमसे क्या कहा जाता है वो देख लीजिए। अगर 3 लोग बढ़ा दें तो 10 के जगह 13 करेंगे। अब 13 से इसको डिवाइड करेंगे, जो आएगा वो एक के हिस्से में आएगा। यहाँ पे फिर लिखेंगे आफ्टर इंक्रीजिंग 3 पीपल। जब 3 पीपल हमने बढ़ा दिए तो शेयर ऑफ वन ईच, ऐसे करके शेयर ऑफ वन पर्सन वो होगा कितना 18,000 डिवाइडेड बाय में x प्लस 3। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब हमसे कहा जाता है पहले जितना शेयर एक के हिस्से में आता था और बाद में जो एक के हिस्से में आएगा शेयर वो पहले के मुकाबले में 3,000 कम होंगे। तो पहले कुछ ना कुछ अमाउंट आता था 1800, मतलब इतने सारे लोग होंगे नहीं कि 1800 आए, मैंने तो रेंडमली 10 लिया था ना, तो कुछ कम ही रहेंगे। जितना आता था उससे 3,000 क्या रहेंगे आपके पास, कम रहने वाले, ठीक है। तो चलो कम कर देते हैं। तो पहले वाला अमाउंट हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पे 18,000 अपॉन में x में से माइनस कर दीजिए अब वाला, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा 3,000 के इक्वल। ये वाला क्वेश्चन भैया, इस टाइप के क्वेश्चन हमने आपको बहुत कराए और बहुत अच्छे से सॉल्व कराएं, पता नहीं कितने क्वेश्चन कराएं इस टाइप के क्वेश्चन। यहाँ से आपको बस सॉल्व करना और x की वैल्यू निकाल देनी, खत्म बात। क्वाड्रेटिक बनेगा 18,000, आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, दोनों में से 1/x बचेगा, -1 अपॉन में x प्लस का 3 बचेगा। 18,000 इधर ले जाएंगे तो 3,000 डिवाइडेड बाय में 18,000 आएगा, तो ये 1/6 रहेगा इक्वल टू में एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। गॉट इट। चलिए आगे की बात करते हैं। ये वाला आपको बहुत अच्छे से करवाया हुआ है, प्लीज़ एक बार कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा इजीली। ये भी क्वेश्चन एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है 3 मार्क्स का क्वेश्चन और ये फिक्स है। यहाँ से आपको इसको फैक्टराइज करने का रहता है और कुछ नहीं, फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके। तो इसमें ना आपको x की वैल्यू रेंडमली पुट करने होते हैं, कभी 1 -1 2 -2, यहीं इतने ही में आ जाएंगे आपके पास वैल्यू। 1 पुट करेंगे तो आएगा क्या 2 माइनस का 7 नहीं आएगा, और -1 पुट करके देखें, -1 पुट करेंगे -2 -9 -7 प्लस का 6 आएगा क्या 0 नहीं आएगा, 0 आना चाहिए। ऐसी वैल्यू पुट करें जिससे क्या आ जाए 0 आ जाए। 2 पुट करके देखें, 2 पुट करेंगे तो 2 हो गया, 2 का क्यूब हो गया -9, 2 का स्क्वायर हो गया प्लस का 7 × 2 प्लस का 6। सॉल्व नहीं कर पाता इसलिए मैंने पुट कर लिया 2 के क्यूब 8 8 दूना 16 -2 का स्क्वायर 9 चुके 36 प्लस 7 दूना 14 प्लस का 6। इसको सॉल्व करेंगे माइनस का 20 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 20 आएगा, 0 करेंगे, आपका काम बन गया। मतलब x की वैल्यू क्या है 2 है, तो x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, इसको अंदर लाएंगे तो x - 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज ए फैक्टर। आपको एक फैक्टर पता चल गया, बाकी 2 फैक्टर कैसे पता चलता था याद आ रहा है आपको, इसी से हम इसको क्या करते थे डिवाइड कर देते थे। लो भैया डिवाइड कर देते हैं, तो x - 2 से आप क्या कीजिए डिवाइड कर दीजिए इसी वाले गिवन पॉलिनोमियल को, माइनस का 9x की स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 6। यहाँ पे x है, 2x का स्क्वायर चाहिए तो 2x का क्यूब चाहिए तो 2x की स्क्वायर ले लेंगे, तो 2x का क्यूब आ जाएगा, -2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा -4x की स्क्वायर, और उसको आप इसके नीचे लिखेंगे, ये माइनस ये प्लस, डिवीजन जिसको नहीं आता प्लीज़ लॉन्ग डिवीजन जाकर सीख लीजिए रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम वाले चैप्टर में से। इसको प्लस करेंगे, प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का 5x की स्क्वायर आएगा प्लस का 7x प्लस का 6। x से -5x की स्क्वायर चाहिए तो माइनस का 5x लेंगे, हमारा काम बन जाएगा माइनस का 5x की स्क्वायर आ जाएगा, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 10x आएगा, ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस का 3x, ये बचेगा प्लस का 6। इसे इसको करेंगे तो हमें माइनस का 3 लेना पड़ेगा, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस का 3x, इसे इसको करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 6, यहाँ लिखेंगे प्लस का 6 माइनस ये माइनस प्लस माइनस करेंगे ये, तो ये 0 और 0, तो रिमाइंडर बच गया 0, और 100% रिमाइंडर आपका 0 बचेगा ही बचेगा, गारंटी है, फिक्स है, नहीं है तो फिर आपने कुछ गलत किया। अब ये जो आपको क्वेश्चन में पॉलिनोमियल देखने को मिलता है उसको आपको फैक्टराइज करने का रहता है, और 2 फैक्टर आपको यहाँ से मिल जाएंगे।
तो कैसे फैक्टराइज करेंगे देख लीजिए, 2 3 जा 6 ले लीजिए, तो 2x² माइनस का 5x मल्टीप्लाई करके 6 है ना, माइनस का 6x और प्लस का 1x लेंगे तो अपना काम बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 2x कॉमन ले लेते हैं, तो मेरे पास यहाँ पे x माइनस का 3 बचेगा ना, और प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 3 बचेगा। तो x माइनस का 3 और 2x प्लस का 1, दो फैक्टर हमारे यहाँ से मिल चुका है और x माइनस 2 आपको पहले मिल चुका था। दीज आर द 3 फैक्टर्स। जितना डिग्री होगा x की मैक्सिमम पावर होंगे आपको उतना ही फैक्टर्स भी देखने को मिलेंगे। तो 3 फैक्टर आपको कंफर्म था, मिलेगा ही मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन पहले बहुत अच्छे से करवा रखा है, प्लीज़ देख लीजिएगा। चलिए आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ चुका है। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन यार, बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो अब हमारे पास क्या है, हाउस वार्मिंग है। ये एक वर्ड है हाउस वार्मिंग, और प्रोबेबिलिटी से भी आपके पास कहीं ना कहीं क्वेश्चन फिक्स रहते हैं 3 मार्क्स का, तो प्लीज़ देख लीजिए अच्छे से। इज रिटन ऑन द कार्ड्स एंड पुट इन अ बैग इफ, आप पढ़ लीजिए इसको। हमें निकालना है वोवेल की प्रोबेबिलिटी। तो इसमें देख लीजिए वोवेल कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 वोवेल्स है, तो ऊपर 5, टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 5/12, पहले का आंसर खत्म। वन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्विंग, तो इनमें से कोई सा भी वर्ड का लेटर हो सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 हैं, और टोटल कितने हैं, 12, काट दीजिए 1/2 आंसर। डेसिमल में ला सकते हैं नो डाउट। नॉट अ लेटर फ्रॉम द वर्ड वेयर, तो इस वाले का कोई भी वर्ड नहीं होना चाहिए। तो 1 2 3 4 हटा दीजिए, 12 में से 4 जाएंगे 8 बचा, टोटल कितने 12, काटापिटी कर दीजिए 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में, आंसर हो गया क्वेश्चन। समझ में आ रही है ना बात। बाकी लिखने कैसे हैं वो आपको मैंने पहले सिखा रखा है। और ये आपके पास ग्राफ वाला क्वेश्चन, ये वाला आप चैप्टर नंबर कौन सा था आपके पास, वो ग्राफ वाला जो भी था रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर, उसमें से प्लीज़ एक क्वेश्चन कर लेंगे, तभी आपको पता चल जाएगा ये क्वेश्चन कैसे करना है, मज़ा आ जाएगा, फील आ जाएगा। फिल लीजिए, 4 नंबर का क्वेश्चन फिक्स रहता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। जो नहीं करवाएं प्लीज़ चैप्टर से आपको बता दिए, ग्राफ वाले ही जनरली मैंने छोड़े, तो एक बार प्लीज़ कर लीजिएगा, मज़ा सा आ जाएगा। और अगर ऐसा है, अगर आपको समझ में आ गया है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही अगर आप इस चैनल पर एक नए स्टूडेंट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, और साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि यार उनका भी कुछ भला हो सके, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।